आज अच्छा दिन मार्केट के लिए और सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप सभी में तेज़ी काफ़ी स्ट्रांग बाउंस है। इनफैक्ट सुबह तो एक बार ऐसा लग रहा था कि मार्केट वापस कोलैप्स कर रहा है, लेकिन एक बार आईटी और कुछ चुनिंदा हैवीवेट शेयरों की मदद से एक अच्छा बाउंस बैक और निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया और बैंक निफ्टी ने 100 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया। तो देखते हैं कि लास्ट का 1.5 घंटा आज तक फिर कैसे रहता है। गुड आफ्टरनून अनुज। जोरदार तेजी अनडाउटेडली बनती हुई दिखाई दे रही है और जहां पर लगा था कि पिछले सत्र का ओवरहैंग जारी रह सकता है, उसे पूरी तरह से दरकिनार करके हम 19400 के ऊपर ट्रेड करते हुए कामयाबी से दिखाई दे रहे हैं। और खास बात यही है कि ज्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस में वो तेजी का मोड बनता हुआ दिखाई दिया। इवन सो निफ्टी बैंक, जिसको लेकर सबसे कम एक्सपेक्टेशन थी, उसने भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये 19400 की जो वापसी हुई है और इस समय हम जो डे हाई पर खड़े हैं, कंसिडरिंग ये पहला दिन है इस हफ्ते का, इस स्ट्रेंथ को कितना एक्स्ट्रापोलेट करने की क्षमता मार्केट रखता है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल एक्स्ट्रापोलेट ना ही करें तो बेटर रहेगा मार्केट को, क्योंकि हम पहले भी एक बार 2-3 बार ऐसे मूव्स देख चुके हैं और फिर मार्केट कोलैप्स हो जाता है। हालांकि आज की जो ट्रेजेक्ट्री है, आज मार्केट ने जो अच्छा किया कि पहले मार्केट ने 10 बजे तक ऑलमोस्ट सेल ऑन राइज का ट्रेंड रिस्पेक्ट किया, फिर लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई और मार्केट आज घूमा कहाँ से, 19296 से, कल के लोअर लेवल से पहले। तो इस लिहाज से एक अच्छी चीज़ बनी कि कल के लो से बेटर लो बना। देखिए आज जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो है करीब करीब 19,420 का, बड़ा रेजिस्टेंस है करीब करीब 19,500 पर, आपका सपोर्ट 19,300 पर है और बड़ा सपोर्ट आपका 19,240 पर है। तो ये इंडेक्स पर व्यू है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है हर्षदा, तो बैंक निफ्टी में मैं ये कहूँगा कि 44,200 अभी भी वो मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा, जब तक वो क्रॉस नहीं होता है, ये इस पर मैं अभी भी कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो तो बेटर रहेगा। 44,200 अगर क्रॉस हुआ तभी शॉर्ट कवरिंग पिकअप होगी और इसके लिए इसको और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर से गिरावट आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो अच्छी हुई है कि आज कोटक में स्टेबिलिटी आई है। कोटक जो सबसे वीक था, जिसने सुबह स्पॉटलाइट में भी डिस्कस किया था, एग्जैक्ट 1750 पर वहाँ पर सपोर्ट मिला। अगर यहाँ से थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन मैं फिर से उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, 44,200 क्रॉस होने दूंगा, उसके बाद ही मैं इस पर कोई पॉजिटिव व्यू रखूँगा। चलिए, तो 100 पॉइंट और दूर है, लेकिन 44,200 के पार जब निकलेंगे तभी यहाँ पर आप छाती ठोक कर शायद तेजी की पोजीशन में उतरे, उससे पहले ना हो। लेकिन 100 पॉइंट जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरह का एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, पलक झपकते ही आ सकते हैं अगर ये ट्रेंड बरकरार रहे तो। चलिए, आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे जो आपको एक इंडिकेशन देंगे कि कहां से वो स्ट्रेंथ आती दिखाई दे रही है, कौन से स्टॉक्स लीड कर रहे हैं इस मूव को। अदानी ग्रुप शेयरों में पिछले हफ्ते से ही वो ब्लॉक डील्स के बाद से ही मूड माहौल अच्छी खासी तेजी का बना हुआ है। GQG का जो हाथ लगा है यहाँ पर, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ। तो आज फिर से पोर्ट का स्टॉक करीब करीब 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस में आज करीब 2-2.5% तक का एक्शन बना है तेजी में। सुबह में भी हम बात कर रहे थे पावर कंपनियों के, NTPC पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की आई थी। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं और भारतीय एयरटेल में भी आज हमने देखा है लगभग 2% के गेन साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कुछ काउंटर्स जहां पर तेजी है, इंडिया सीमेंट 3-3.25% ऊपर, आज परसिस्टेंट में हम देख रहे हैं 3% से ज्यादा की तेजी। एम्फेसिस जैसे काउंटर्स, तो मिड कैप IT में फ्लेवर आया है खरीदारी का, और एस्ट्रल एक काउंटर है जहां पर हमने देखा है पोस्ट नंबर्स अब फाइनली वो तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मुनाफा वसूली कहाँ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज ऑफ कोर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली अपेक्षित थी। 9 रुपए का वो एक्स डिविडेंड भी एडजस्ट हुआ है। M&M में हमने देखा है वो रिकॉल के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज टू 0.5% नीचे। हिंदुस्तान कॉपर हाउएवर, ये याद रखिएगा, बैन में है और एक साइड में हमने देखा है कुछ पोजीशंस मुनाफा वसूली की बनती हुई साफ देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स जहां पर कुछ पोजीशंस तेजी और मंदी की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पीच वीरू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरू, बताइए, F&O मार्केट में किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें, किस पर ध्यान? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। मिड कैप IT में चलते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, उसमें परसिस्टेंट और साथ ही साथ एम्फेसिस, ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स जिन्होंने क्रिटिकल पुल बैक दिया है। इन्हीं 2 स्टॉक्स को मैंने शामिल इसलिए किया, एक तो यहाँ पे OI एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं, प्लस इनका बिहेवियर अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। इन दोनों स्टॉक्स का लो फ्राइडे के डिप्स के बाद आज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो जो डिसेंट पुल बैक्स हैं वो इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स में है, परसिस्टेंट और एम्फेसिस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, चारों स्टॉक्स में, चाहे वो ACC हो, अंबुजा हो
और अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस, चारों में सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। ये 4 स्टॉक फ्यूचर जिन्हें नजर रखनी है हमें। चोला और एस्ट्रल, सुबह एस्ट्रल अनुज ने मार्क भी किया था इनफैक्ट, और चोला मैंने मार्क किया था। स्ट्रॉन्ग एडिशंस, दोनों स्टॉक फ्यूचर्स का अच्छा मूव है। चोला का मूव एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया, तो उस पर नजर रखनी है। और 2 स्टॉक्स और जो कि बैंकिंग स्पेस में है, जिनमें अच्छा ओआई एडिशंस और बिहेवियर्स हैं, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट ये लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। कोटेक में आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा। और जहां जिन स्ट्रक्चर्स में वीकनेस है, जहां ब्रेकडाउन है, देखिए लूजर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो ब्रेकडाउन के केस हैं उसमें हिंदुस्तान कॉपर शामिल है, जिसने आज अपने 220 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट किया। स्टॉक अभी भी डे लो पर है। शॉर्टिंग इस स्टॉक में भी हुई है, पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। और दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेड कर रहा है। तो 2 वीक काउंटर एक्सट्रीमली, हिंदुस्तान कॉपर और साथ ही साथ बलरामपुर चीनी, जहां पे ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं। राष्ट्र स्टॉक्स जिनमें ऑफ कोर्स एक्शन है और इन पर आगे बारीकी से बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे कुछ जानकार जो जुड़ रहे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से बात होगी डिटेल में। टेक्निकल पैनल में मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, राजेश पालविया और अमित सेठ हैं। फिर आज फिर फोकस रहेगी जो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की जिस तरह से पारी की शुरुआत हुई, अब यहाँ से आउटलुक क्या है इसको रिविजिट करेंगे। 2:40 पर 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा रावत से। राजेश पालवे आपको बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार। मानस देंगे आज चार्ट का चमत्कार और साथ ही साथ फंडामेंटल्स के लिए मयूरेश जोशी हमारे साथ है ही। तो ये सारे जानकार होंगे जो आपको बताएंगे कि क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए आज के दिन। फिर आगे डिटेल में इस बात बिग मार्केट वॉइस में आज हम फिरोज अजीज को जोड़ेंगे जो डिप्टी सीईओ है आनंद राठी वेल्थ के। फिर ऑफ कोर्स 3 बजे के आसपास रुक करेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के तरफ और क्लोजिंग की रणनीति। ओके, चलिए फिर अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं और ट्रेड्स लेंगे उनसे एक एक करके। स्क्रीन पर लेकर आइए अपने पूरे पैनल को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मानस बताइए क्या ट्रेड होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए जो ट्रेड होगा वो एलटीटीएस पे होगा। एलटीटीएस पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना है क्योंकि करीब 7 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा। स्टॉक 4320 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली एलटीटीएस ने आज इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4349 के प्राइस चल रहे हैं। 4290 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और ऊपर की तरफ 4475 टारगेट्स रहेंगे एलटीटीएस के लिए। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 4350 का कॉल ऑप्शन जो 97 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 74 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 140 के टारगेट सेट करना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड 4350 का तो या तो सीधा कॉल लेकर चले या फिर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लें तो 4475 के लिए तेजी करनी है। मोमेंटम है, आईटी काउंटर्स में अच्छा खासा रुझान तेजी का बना है। पिछले हफ्ते या फिर फ्राइडे के ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक ट्रेड बहुत सलीके से लिया जा रहा है। शिल्पा गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा ट्रेड अभी के लिए रहेगा हिंडाल्को में। हिंडाल्को फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 447 पे, तो यहाँ पे 440 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 480 से 500 जोन्स तक भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 460 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 3.5-4 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है, इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी अभी इसी रेट पे ही दिया हुआ है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 1.5 का लगाइए। ओके, आपका हिंडाल्को लॉन्ग कॉल एट द रेट ऑफ ये 460 का ऑप्शन भी आपके पास है। 3.35 पर ट्रेड करता हुआ मेटल्स में। आप चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता मैम, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड इस समय एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था कुछ दिनों पहले, जो कि प्राइस 225 के लगभग पहुंच गया था। उसके बाद जो हमने पुल बैक देखा दैट इज ऑन लो वॉल्यूम्स, दैट मींस प्रॉफिट बुकिंग। इसका आरएस काफी स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई इज वेल प्लेस्ड, और ये जो पुल बैक आया इसके 10 और 20 डेमा पे रेस्ट लेके वापस स्टॉक एक अपमूव की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। सेकंड है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से इट इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड, इसने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी। 217.75 का प्राइस है इसका, इसे बाय करें फॉर 1 से 2 दिनों के टारगेट का 223 to 225, और स्टॉप लॉस रखूंगा 213 रुपीज का। ओके, एनटीपीसी ये हो गई अमित जी की ट्रेड। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड?
गुड आफ्टरनून अनुज जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अनुज जी देखिए, नज़र जो है वो B2 पे है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो दोनों ही स्ट्रक्चरली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये घूम रहा है। तो अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन बजाज फाइनेंस। अनुज जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है वो करीबन 7020, ये इसका 100 DMI है, 7040 पे ट्रेड हो रहा है। सो एट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रेकआउट लेवल, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 7000 के आसपास होगा। और जो चार्ट का जो प्रोजेक्शन है वो दिखाता है कि ये 7200 तक कम से कम जाना चाहिए, प्रोबेबली आज नहीं कल, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला है, तो यहाँ पे बाय करेंगे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, 7200 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। मयूरेश जोशी को अब जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। सोमवार की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर जरूर हुई है, बताइए कि स्टॉक पर आपकी नजर। आफ्टरनून अर्शिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक EIH होटल्स, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इनके जो दो सबसे बड़े ब्रांड्स है विद इन EIH, ओबेरॉय और ट्राइडेंट ग्रुप, ये 24 होटल्स मैनेज करते हैं, 1500 रूम्स अंडर द ओबेरॉय ब्रांड, 2200 से 2400 रूम अंडर द ट्राइडेंट ब्रांड, और 500 रूम ओवरसीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स पेश हुए हैं काफी होटल कंपनीज के, हम काफी स्टैकअप कर रहे थे आफ्टर द कॉन कॉल्स हैव गॉट ओवर, और अच्छे नंबर्स ऑब्वियसली सारे होटल कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं। बट EIH की खास पेशकश इसलिए रहेगी क्योंकि स्टैंड अलोन बेसिस पे इट हैज रिपोर्टेड वन ऑफ द हाईएस्ट क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। रेवेन्यू 455 करोड़ पे है, जो पिछले कई तिमाही होंगी, इवन बिफोर प्री कोविड, कभी ये कंपनी ने पोस्ट नहीं किया है। इनफैक्ट द EBITDA एज वेल हैज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फॉर EIH। इनफैक्ट कंसोल नंबर्स पे भी अगर टॉप लाइन, EBITDA और बॉटम लाइन की आप ग्रोथ देखें तो काफी जबरदस्त रही है। कैश ऑन हैंड्स एंड कैश ऑन बुक्स इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। नेट कैश पॉजिटिव है कंपनी, लगभग क्वार्टर एंडिंग जून में 188-190 करोड़ के आसपास कैश पड़ी है। और ऑक्यूपेंसी लेवल्स सेकंड हाफ में इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ेंगी। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज है की पोजीशंस पे स्टेशनड है विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ रीजनेबल ARRs, और जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेशियोज है इसमें एक बढ़ता ट्रेंड दिखेगा। तो हम जो सारे होटल के नतीजे ट्रैक कर रहे थे दो पैमानों पे, एक EPS RS रेटिंग MS पे, वैल्यूएशन के हिसाब से शायद EIH काफी अच्छी तरह से। EIH 236 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है 236 का, चार्टिकली देखूं तो याद रखिएगा इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर EIH। जी हाँ, अपने करियर के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ ये। अच्छा, और क्या क्या अच्छा है? सुबह सुबह पैनल में हमने पहला सौदा में मैनेजर मैंने डिस्कस किया था स्टॉक डिक्सन। मेरे ख्याल से ये कॉल भी थी आज सचिन जी की। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, 48-44 आपकी स्क्रीन पे, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और टेक्निकली शिल्पा जी अब ये क्या कर रहा है, ये 31 जनवरी 2022 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसका अपस्विंग एक बहुत ही निर्णायक जोन में है। ये वही जोन है जहां से जनवरी के 3rd वीक में 2022 में एक कोलैप्स हुआ था, सबसे बड़ी इसके करियर की सप्लाई ट्रेजेक्टरी को जाके स्ट्राइक करता हुआ। मैम, आपका आउटलुक क्या है इस वक्त डिक्सन पे? जी वीरेंद्र जी, आउटलुक तो पॉजिटिव है। डिक्सन 5000 जोन्स डेफिनेटली अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे 4800, 47, 30, 40 के बीच में इसके ये जो 50-60 पॉइंट्स का जो रेंज है इसका, इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स इसको आ रहे हैं। तो ये एक डिप भी अगर लेता है तो इसी रेंज में ये वापस घूम जाता है। जैसा आपने बोला, ये सही बात है कि ये इसका अभी एक सप्लाई जोन है जो 48, 70, 80 के बीच में आपको मिलेगा। ये अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो 5000 विल कम ब्लाइंडली और बहुत जल्दी। अगर ये नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अगर आप ट्रेड में बने हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप मिलता है तो वापस आप जैसे 4800 के नीचे आपको मिले तो आप वापस बाय कर लीजिए। ओके, तो ये फिलहाल डिक्सन शायद डिप पर लेना और ज़्यादा समझदारी का सौदा बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मोमेंटम है और काफ़ी बढ़िया चाल दरअसल डिक्सन ने खेली है। इंडिया सीमेंट आपको दिखाते हैं। इंडिया सीमेंट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में है, 3% की तेज़ी है। प्राइमरीली यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट्स कवर होती हुई दिखाई दी, लेकिन क्या ये सिचुएशन ऐसी उभर कर आ रही है कि यहाँ से आगे कुछ लॉन्ग ऐड होते हुए दिखाई देंगे? और इंडिया अकेला नहीं है, आपको याद होगा ACC जैसा स्टॉक जहाँ पर हम सुबह भी मेंशन कर रहे थे, एक अच्छी खरीदारी का रुझान बना। अंबुजा में खरीदारी देखने को मिली। अल्ट्राटेक राजेश सातपुते का एक फेवरेट रहा है, वो थोड़ा सा साइडवेज है लेकिन पॉजिटिव जोन में। राजेश जी बताइए, इंडिया सीमेंट पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी
क्या एक फॉलो थ्रू ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा? क्या यहां से अब कुछ तेजी के सौदे और जुड़ेंगे? हर्षदा जी देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो हम एक पैटर्न देखते हैं, दैट इज अ कप एंड सॉसर फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकआउट लेवल या नेकलाइन जो है वो 240 के आसपास है और एग्जैक्टली इसी लेवल से ये पलटा है। और एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट जो है ये कवर हो रहा है। तो जिन्हें लॉन्ग करना है उनके लिए 240 ये सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 235 थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनेगा वो कम से कम 270 का बनता है पोजिशनली। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है प्योरली स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आपका इस लेवल एट अ लेवल ऑफ 245 240 का स्टॉप लॉस होगा और सामने 255 से 260 ये इसका पहला एक रेजिस्टेंस जोन है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया है और पोजिशनल के लिहाज से और भी बढ़िया है। ओके अच्छा, अब एक बार जरा अदानी एंटरप्राइजेस रिविजिट करते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी जो बड़ी गिरावट आई थी जो बजट से जस्ट पहले आई थी, और उसके बाद ये स्टॉक ने वन वे एक ब्रेकडाउन दिखाया था। 25 जनवरी को ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था। उसके बाद ऑब्वियसली ट्रिपल डिजिट में भी आया था, 999 के 950 960 से आई थिंक ये बाउंस स्टॉक में आया। उसके बाद से लगातार रैली। आज फाइनली जब से ये ब्रेकडाउन हुआ था फरवरी में, और अब हम आ गए हैं अगस्त में, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद आज 200 डे मूविंग एवरेज को हम टेस्ट कर रहे हैं। 200 एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर इस समय स्टॉक 2646, इस समय 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक 2648 पर। मानस, कोई व्यू यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में? स्ट्रेंथ तो है, रिसेंटली तो स्ट्रेंथ है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेंथ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो लास्ट सेशन था उसमें ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, 2525 के ऊपर के भाव देखने को मिले। देखिए आप पॉइंट ये है कि एक बार ये वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दे दे, और जो आई थिंक वो ब्रेकआउट का लेवल है वो 2685 के आसपास है। बट पैटर्न पॉजिटिव है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा, इस उम्मीद में कि 2685 के लेवल्स अगर रीच होंगे तो आपको कम से कम 2850 तक के सब देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल ट्रेडर्स तो करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए, एक बड़ा स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 2550 के नीचे, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं, 2850 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक अदानी पोर्ट्स की बात है, ये तो खैर काफ़ी पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर चुका था, और यहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट सभी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ये सबसे स्ट्रांग है, और शायद हो सकता है कि अपने 52 वीक हाइस की तरफ भी ये स्टॉक बढ़े। इसने गोल्डन क्रॉसओवर भी बनाया है, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर। मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर? कोई स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे यहाँ पर? So I think the strongest within the pack, Anuj ji, Adani Ports ही है. Unfortunately, I think it has got muddled जो auditor resignations वगैरह थे उसके कारण, और SEBI के जो final outcome statements आएंगे वो. But if I probably have a look in terms of the entire group, Adani Ports and obviously I think ACC जो cement में है, I think these two companies probably stand the strongest chance in terms of balance sheets. Obviously जो targets रखे हैं Adani Ports के लिए are quite achievable over the next few quarters. और ये targets achieve करते करते net debt to EBITDA will not exceed the threshold that they have decided as well. Having said that, मुझे लगता है even the cement part of the business जो ACC manage कर रही है, there the numbers have been extremely good. जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं second half recovery काफी अच्छी हो सकती है, और expectations in terms of more capacity additions which will probably increase volume growth, और sequentially I think जो एक EBITDA per ton में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मुझे लगता है I think within the group Adani Ports ACC पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। Obviously subjective है कि क्या SEBI की outcome finally आती है, इस पे सारे stocks react करेंगे, but within the group मेरे हिसाब से I think Adani Ports और ACC strongest stocks। क्योंकि अदानी पोर्ट्स और ACC में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका, और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के पोटेंशियल्स आपको मेरे जोशी लगते हैं। दो स्टॉक्स हुए इस ग्रुप के, और अदानी एंटरप्राइजेस पे अनुष्का कमेंट्री आपने सुनी ही। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जो कि बैंकिंग में आज स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। दो स्टॉक फ्यूचर स्पेशली, आपको याद होगा जब हर्षदौर में शुक्रवार को ओपनिंग कर रहे थे, एक्सिस बैंक हमने तभी पिक किया था, और एक्सिस बैंक उस वक्त था लगभग 938 की ट्रैजेक्टरी में, नाउ इट्स 950। आज कोई स्टॉक सबसे मजबूत परिस्थिति में है तो वो है बैंकिंग में एक्सिस बैंक। मानस, ऑल्दो मैं कंपेयर करना चाहता था इसकी स्ट्रेंथ वर्सेस इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का बिहेवियर भी अच्छा है, दोनों स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी सब्सटेंशियल बाइंग है आज मानस, लेकिन स्पेशली इस बिहेवियर को देखते हुए, ऑप्शन एक्टिविटी को देखते हुए,
एक्सिस बैंक में अच्छी पुट राइटिंग है लोअर लेवल्स पे, और इंडसइंड बैंक में एट द मनी पुट भी बिक रही है, जिसको आप देख भी पा रहे हो 1400 की पुट को। आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त दोनों ही स्टॉक्स पे, और क्या प्रेफर करेंगे आप लेना? तो देखिए, मैंने मॉर्निंग में भी एक्सिस बैंक की बात की थी, वहां मैंने रिकमेंडेशन भी दिया था, और मेरा अभी भी समझना है कि अगर दोनों बैंक में से एक चूज करना होगा, तो क्योंकि कंफर्मेशन आया है ब्रेकआउट का 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, इसलिए एक्सिस बैंक को मैं प्रेफर करूंगा ट्रेडिंग के तौर पे। तो करंट लेवल्स पे आप एक्सिस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 939 का स्टॉप लॉस लगाई है, और 970 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक में। ऑप्शन में 950 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 11 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में भी। ओके, तो एक्सिस बैंक में एक विकल्प है खरीदारी का। अच्छा, मेरी नज़र भारत फोर्ज पर जा रही थी। भारत फोर्ज मुझे याद है सुबह में आई थिंक टॉप कॉल था राजेश सातपुते का। 980 के लेवल्स आ चुके हैं। आपका टारगेट आई गेस 1000 के आसपास था, राइट राजेश जी? होल्ड कर रहे हो स्ट्रेट को आप? हाँ जी हर्षिता जी, इसे होल्ड करना चाहिए। और इनफैक्ट सुबह एक लग रहा था कि ये एक्चुअली इट वाज ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और वो जो ब्रेकआउट का लेवल था वो करीबन 970 के आसपास था। 970 के ऊपर खुला तो वो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। तो ये 1000 का जो टारगेट है ये स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है, जहां पे आप देखें कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है हर्षदा जी, ये करीबन 1000 को सरपास करके 1040 1050 ये इसका पोजिशनल टारगेट है। तो इट्स ए होल्ड फॉर मी। जिन्होंने लिया है उनके लिए भी होल्ड ही रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं अपडेट करूंगा, सुबह 950 की बात की थी, तो अभी फ्रेश स्टॉप लॉस होगा 965 का। ओके, भारत फौज ये सुबह ट्रेड था, पिक भी किया था राजेश जी ने, और अच्छा मूव देता हुआ। चलिए अब इंडेक्सेस को लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। आज बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों बाद अपने पिछले 3 दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार किया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सुबह कह रहा था मैं कि 44,000 से एक सेफ डिस्टेंस बना के चल रहा था पिछले 3 सेशन से, आज उसके ऊपर आया। आज का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का आज का लो मोर और लेस 50 डे की ट्रैजेक्टरी, और मोर और लेस जो इसने शुक्रवार को किया वही किया। अनुज, ये दोनों ही इंडिसेस का एक बड़ा क्रिटिकल लो है, चाहे वो अगर आप लास्ट वीक के लो को देखिए या फिर डेली पर देखिए। क्या ये एक मीनिंगफुल लो है, और यहां से रिकवरी का पाथ कैसा नजर आता है? ट्रिगर्स क्या होंगे अगर ये एक मीनिंगफुल लो हो यहां से बाजार के चलने के, आपके मुताबिक, अगर गैस वर्क करना हो तो? यहाँ पे ठीक है वीरू, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, रिलायंस का, और एक बार चार्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एजीएम है रिलायंस की अगले नेक्स्ट वीक। नॉर्मली रिलायंस की एजीएम से पहले बाइंग आती है और एजीएम वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर हो सकता है शायद मार्केट के लिए। लेकिन निफ्टी के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि 19,400 पर हम हैं इस समय। एक मार्केट में एक करेक्शन के अभी भी साइंस हैं। जिस तरीके से मार्केट ने जो मार्केट का टेक्सचर है, अब वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक हो गया। पहले उल्टा था, पहले 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड था। अनलेस 19,500 550 क्रॉस हो जाए और उसके ऊपर हम ट्रेड करने लगे, मैं अभी भी इस रैली पर इतना बिलीव नहीं करूंगा। मतलब इतनी जल्दी मेरा व्यू चेंज नहीं होगा, ना ही बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब तक हम 44,200 क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाते, तब तक मेरा व्यू बदलेगा नहीं उसके ऊपर। हाँ, आज कोटक चला है, अगर HDFC बैंक और चलने लगे, ICICI बैंक और चलने लगे, तो शायद एक बैंक निफ्टी को ट्रैक्शन मिल जाए। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीच बीच में जो रैलीज आ रही हैं, ये अगेन लोगों को फंसा रही हैं। बस इसमें एक चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है कि आप आज भी देखिए, आज भी किस तरीके की आउट परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स में। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ बंद हो गए तो ये शायद मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा, और अगर थोड़ा सा और ट्रैक्शन आज मिल जाए तो इवन ऑल टाइम इंटरडे हाई 38,163 था, हम 38,142 पर हैं। तो ये जो डाइकॉटमी है ना, ये थोड़ी सी मतलब हैरान करने वाली बात है। अगर आप मिड कैप को देख रहे हैं, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप भी जल्दी फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल लार्ज कैप्स का व्यू देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर मिड कैप्स क्यों इतने चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने मार्केट इतने सालों से ट्रैक की है, हमेशा ये डाइवर्जेंस नॉर्मली लार्ज कैप के फेवर में होती है, लार्ज कैप के अगेंस्ट कमी होती है। इस बार लार्ज कैप के अगेंस्ट है, मतलब अनफेमिलियर है काफी। चलिए, अच्छा अनुज ने रिलायंस का उल्लेख किया, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। रिलायंस का आज का लो शुक्रवार के लो से ऊपर है। रिलायंस आखिरी के 1 घंटे में डोमिनेट कर गया था आफ्टर आई थिंक जब लिस्टिंग की खबर आई थी। अब मैं जियो फाइनेंशियल्स को आज थोड़ा सा सिस्टम से बाहर रखूंगा। देखिए, एक बार लिस्टिंग हो गई है, अब जब ये रियली मैदान में आएगा, क्योंकि अभी तो ये T2T सेगमेंट में है। लेट्स टॉक अबाउट द अंडरलाइंग रिलायंस को लेकर बात करते हैं। मानस, आपकी राय क्या है? रिलायंस अभी भी 20 डे के ऊपर, और ये
21 जुलाई से अब तक इसका बिहेवियर रहा है, ये अपने 20 डे पर लोअर शेडोज वाइल्ड करके चला जाता है ऊपर, दैट मीन्स टिकता ही नहीं है। जो लॉन्ग है वो क्या करे, और रीजनेबल पॉइंट लॉन्ग्स को पिक करने का क्या होगा, और कहाँ ये स्ट्रक्चर खराब होगा, क्योंकि एक इवेंट सामने लाइंड अप है। मानस, मेरे लिए 20 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलायंस के लिए 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि मेरे ख्याल से 2460 है। तो अगर वो ब्रीच होता है तो फिर आप स्टॉक पे निगेटिव हो सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं, आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है, इसलिए करंट लेवल्स पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 2460 है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, और खरीदारी तभी करेंगे जब हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वो जो लेवल है प्राइस ब्रेकआउट का, वो 2590 है, 2590 के ऊपर ही यहाँ पर रिलायंस खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी मेरा व्यू न्यूट्रल है, बट खरीदारी करेंगे केवल ब्रेकआउट पे। ओके, तो ब्रेकआउट पर ही खरीदारी की जाए। आज थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिलायंस से जुड़ा हुआ आज का जो बड़ा डेवलपमेंट था वो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग थी, जहां पर हमने देखा कि प्राइस डिस्कवरी के आसपास ही दरअसल पारी की शुरुआत हुई है इस एंटिटी की। और लिस्टिंग के बाद निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए, जियो फाइनेंशियल्स के आगे के कारोबार पर क्या डिटेल निकल कर आएगा, जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एक लॉन्ग टर्म नजरिया बनाने के लिए, इसी पर हमने बात की कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा और साथ ही एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता से। गुरमीत, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस लिस्टिंग को, और क्या पोटेंशियल रखता है ये? कोई आपने रिसर्च की होगी, किस तरीके के टारगेट्स होंगे आपके पास? अनुज, काफी एंटिसिपेटेड लिस्टिंग है ये, और स्पेशली जो प्राइस डिस्कवरी हुआ था 261 262 का, तो इसको थोड़ा सा लंबे नजरिए से देखना चाहिए। टीम अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगता है मॉर्गेज पे कम फोकस रहेगा, कंज्यूमर लेंडिंग एमएसएमई पे ज्यादा रहेगा, अपना पूरा मर्चेंट नेटवर्क को भी यूज करेंगे। एक चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक रूट क्या लेती है कंपनी, क्योंकि हमने रिटेल में देखा कि रिलायंस ने एक्विजिशन आफ्टर एक्विजिशन किए, तो वो एक मैं सेगमेंट थोड़ा देखना चाहूंगा। क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो जिस वैल्यूएशन पे है उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने में थोड़ा समय लगेगा। प्लस बाजार देखना चाहेगा कि रिटर्न रेशियोज क्या है, कैसी एसेट क्वालिटी शेप अप हो रही है। तो मुझे लगता है एक जो मैं चीज देखना चाहूंगा वो उनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या रहेगा, और रिलायंस स्केल के लिए जाना चाहता है। दूसरा मुझे लगता है ये थोड़ा सा मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है बाकी एनबीएफसीज के लिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है कुछ एक सेगमेंट्स को, जैसे अनसिक्योर्ड पीएल में, माइक्रो लैब में, कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है। मुझे नहीं लगता एसेट ग्रोथ इतना डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा मार्जिन डाइल्यूटिव जरूर हो सकता है। ओके, लेकिन गुरमीत, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजाज फाइनेंस को डिसरप्ट कर सकता है? ओरिजिनल डिसरप्टर को क्या डिसरप्ट कर सकता है ये, गिवन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट? उस पर आपका क्या व्यू होगा? मुझे अनुज ऐसा नहीं लगता है कि, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, इतना अंडर पेनिट्रेटेड, और बजाज ने आप देखिए वापस से एयूएम ग्रोथ रिवाइज किया 29 से 31%, 12 से 14 मिलियन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सारे स्ट्रेस टेस्ट देखे हैं तो लेंडर का सही स्ट्रेस टेस्ट एक खराब साइकिल में होता है, जैसे कोविड में हुआ था। बट जियो स्केल बिल्ड करेगा, ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी है, 2nd लार्जेस्ट है मार्केट कैप के हिसाब से, अगर आप करंट प्राइस पे मार्केट कैप निकाले, और इसको मुझे लगता है थोड़ा न्यू एज वाला वैल्यूएशन मिलेगा, जैसे अमेजॉन की फाइनेंशियल सर्विसेज है, या अलीबाबा का एंड था, जिसके आईपीओ में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। तो वैल्यूएशन थोड़ा हायर मिलेंगे, क्योंकि ये न्यू एज बिजनेस की तरह इंक्यूबेट हुआ है, और मार्केट का एक्सपेक्टेशन हाई रहेगा ग्रोथ को लेके, बट टाइम लगेगा अनुसार। और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा जो टीम भी बनती है, स्पेशली कलेक्शन की, एसेट की, क्रेडिट की, वो धीरे धीरे बनती है। आप एक साइकिल्स टेस्ट करते हैं, और केवी कामत है, वेटरन है, हितेश है, उन्होंने लगभग सारे वर्टिकल्स में काम किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के, 2 वेटरन्स हैं, नीचे की टीम बहुत अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म नजरिए से देखूंगा, और डिस्ट्रप्शन इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मॉर्गेज इमीडिएटली करेंगे नहीं, सिक्योर्ड में इतना ज्यादा करेंगे नहीं, और ग्रेजुअली मार्केट का साइज बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा, बट कुछ सेगमेंट में मार्जिन डाइल्यूट करेगा। जो हाई मार्जिन सेगमेंट है, वहाँ बजाज फाइनेंस के आपको छोटी जो एनबीएफसीज है, डिजिटल लेंडर्स है, पूना वाला है, वहां भी थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और हमेशा आपके साथ जब बातचीत होती है तो एनबीएफसीज पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन होता है। बहुत अच्छे व्यूज़ आपने शेयर भी किए इस स्पेस पे।
जियो फाइनेंशियल्स को आप कैसे देखते हैं? जो लीडरशिप इनके पास है, जो इनके अम्ब्रेला के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं लाइक कंज्यूमर लैंडिंग, एसएमई लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, आपका व्यू इन वैल्यूएशंस पे और स्पेशली कोई इसको बाय करता है या फिर जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है उसमें टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए आपके मुताबिक? मेरी जो 20 साल की एनालिसिस है एनबीएफसीज की, तो द एनबीएफसीज व्हिच हैव रियली बीन द विनर्स are the ones who have been able to do good collection when there is crunch time. यानी कि जब भी प्रेशर रहती है सिचुएशन में, इकोनॉमी में या फिर पूरे सेक्टर में, तो उस समय आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आई थिंक दैट क्लियरली डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द एनबीएफसी. जैसे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम फाइनेंस है, एचडीएफसी है, आई थिंक इवन दे हैव सीन मेनी एनपीए साइकिल्स और फिर भी उनकी करेक्शन रेशियोज काफी हेल्दी रही है. So on that count, we will need to see how Jio Financial performs when it is crunch time, so to speak. उसके अलावा I think that it will scale up very well. हमने जो देखा है कि NBFC businesses, lending businesses है, financial services businesses है, they are providing good secular growth. यानी कि you can easily expect 20% type of growth in the loan book and accordingly in the revenues and the profits as well. और जियो फाइनेंशियल की जो प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है रिलायंस, दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर एग्जीक्यूशन, फॉर देयर एम्बिशन, फॉर देयर विजन एंड हाउ दे आर स्केलिंग अप बिजनेसेस. सो आई थिंक दे विल ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टू जियो फाइनेंशियल एज वेल. एंड इट मे बी दैट जियो फाइनेंशियल may turn out to be the fastest growing NBFC within the country. So from that point of view, I think investors are having a lot of expectations. और अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे with a 3 to 5 year type of a view, then I think it can give phenomenal returns going ahead as well. ओके चलिए, ये सुबह कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी और एक क्योंकि बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो सोचा एक बार उसको रिविजिट किया जाए. मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा? अभी तो लोअर सर्किट पर है ये 5% की टेम्प्रेरी 5% की फ्रीज T2T में रहेगा, लेकिन डिस्कवर्ड प्राइस से थोड़ा सा नीचे. क्या ये मौका है बाय करने का या अभी इसको अवॉइड करेंगे? अनुज, आई थिंक लेट्स वेट. मैं रीजनिंग देता हूँ क्यों. क्योंकि आई थिंक जो एक डिस्कवर्ड प्राइस थी, आई थिंक इट वाज मच हायर देन व्हाट अ लॉट ऑफ एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट हैड एक्सपेक्टेड. और एक जो फेयर वैल्यू एक कंसेंसस निकल आ रही थी वो लगभग 185 से 190 की आ रही थी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो गुरमीत और मेहता साहब बता रहे थे, आई थिंक 2-3 चीजें जो साफ उभर के आ रही है. एक, आई थिंक इनके पास रेडीमेड डेटाबेस है जो काफी एनबीएफसीज ने स्ट्रगल किए हैं, जो पिछले कई सालों में आई हैं, टू प्रोबेबली बिल्ड दिस कस्टमर बेस व्हिच दे ऑलरेडी हैव, व्हिच इज अ ह्यूज पॉजिटिव. दूसरा, आई थिंक जो एक डिसरप्टिव फोर्स की जो आप बात कर रहे थे अनुज जी, मुझे नहीं लगता आई थिंक बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गजों को इमीडिएटली कुछ नियर टर्म इम्पैक्ट आएगा. 2-3 रीजंस. बिकॉज आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वुड प्रोबेबली लाइक टू गो in certain pockets of the market as they begin. I think जो obvious low hanging fruits है आज के तारीख में, उनकी जो presence है through Reliance Retail, आज जो consumer durable loans बांटे जाते हैं वहां से, I think वो एक obvious choice हो सकती है to probably ensure कि इनका जो back end infrastructure है, जो इनका digital infrastructure है और जो offline presence है through Reliance Retail, that gets capitalized to the fullest. जो काफी corporates के पास comfort level नहीं रहता and where they have to spend huge amounts of money to set up these businesses. दूसरा, I think जो cross selling opportunities निकल के आती है within this elements itself, जो बजाज फाइनेंस ने खूबी किया है पिछले कई वर्षों में, I think Jio Financial can very well do that based on both the presence that they probably have in different segments, Reliance Retail के, और जो अलग segments में I think ये उभर के slowly and steadily आएंगे. तो मार्केट्स प्रोबेबली देखना चाहेगा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ रैंपिंग अप देयर बिजनेसेस. दूसरा, आई थिंक जैसे लोन बुक बढ़ा रहे हैं, अनसिक्योर्ड कंपोनेंट कितना होगा विद इन द लोन बुक इटसेल्फ एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग कैन द कंपनी प्रोबेबली एक्सपेक्ट टू प्रोबेबली हैव अगले 2 वर्षों में, ये देखना चाहेगा. और इसके लिए आई थिंक जो पॉजिटिव्स हैं, आई थिंक एक रिस्क फैक्टर जो मार्केट देख रहा है कि क्या एग्रेसिव लेंडिंग के कारण कहीं ना कहीं इनिशियल फेजेस में बैलेंस शीट पे शायद थोड़ा स्ट्रेस आवे, और इसके वजह से आई थिंक जो वैल्यूएशंस कंपनी पोस्ट कर रही है एज दे बिल्ड अप द बुक, आई थिंक दैट विल मैच्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक और अगर करेक्ट होगा तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल होंगे, एंड इट आल्सो गिव्स अ चांस टू इन्वेस्टर्स टू सी स्ट्रेटेजी क्या है, जो एजीएम में शायद थोड़े हमके झलक मिल जाएगी
और numbers जैसे आते जाएंगे. तो I think wait for some corrections to probably come through and then probably enter the stock, both from a valuation perspective and from a strategic perspective as we'll get over the next few days company क्या करना चाहिए. ओके चलिए, तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर और उसकी लिस्टिंग पर और उसकी प्राइस एग्जैक्टली फेयर वैल्यूएशंस पे हम बात कर रहे थे. अच्छा, एक काम करते हैं, 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे, क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स पे, जो कि वाकई इस वक्त कंसिडर करने लायक हैं. कुछ देर में मैं आईटीसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार टेक्निकल पॉइंट पे एलएनटी लेके आइए. शिल्पा जी, आपका व्यू एलएनटी पे क्या होगा? एलएनटी ने एक चीज़ बहुत दिनों बाद की है, 1 जून के बाद फर्स्ट टाइम इसने आज 20 डेमा को टच किया है, बट बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुई है वहाँ से. आपके वॉल्यूम्स देखिए आज के, आप ऑप्शन एक्टिविटी देखिए इसकी, आपको क्या आज के इस बिहेवियर ने इम्प्रेस करा? वो पॉइंट कितना बेहतरीन था पिक करने वाला सुबह, और अभी क्या व्यू है आपका? जी डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग तो है और ये अप्रोच कर रहा है 2720 से 2740 के जोन्स को. तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है. अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है और थोड़ा सेफ भी अभी प्ले करना है तो 2700 का कॉल ऑप्शन 14 रुपये में ट्रेड कर रहा है. मुझे लगता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 2720 वेरी लाइकली अचीवेबल भी हैं. तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन करना चाहिए. स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपये का लगाइए. मुझे लगता है ये आपको टूवर्ड्स 22-27 तक भी लेवल्स दिखाएगा. एलएनटी में एक अपॉर्चुनिटी साफ बन रही है, यहाँ पर खरीदारी का मौका लेकर चले. अच्छा, राजेश पालविया हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं. राजेश, गुड आफ्टरनून. बताइए आपका इस घंटे का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो अभी हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, यहाँ पे अडानी पोर्ट पे फोकस करना चाहिए. स्टॉक में काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिले, और जिस तरीके से स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, तो हमें लग रहा है अडानी पोर्ट यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करेगा अपने 875-880 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 848 के आसपास. वो जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है जीएमआर इंफ्रा का. स्टॉक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखे. जीएमआर इंफ्रा भी हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमें लगता है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 58-59 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा. स्टॉक को बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस होगा 53.50 का. तो ये जीएमआर एयरपोर्ट की बात हो रही है, जहां पर एक मौका 59 के लिए साफ दिख रहा है, और अदानी पोर्ट तो एक ऑल टाइम फेवरेट के तौर पर उभरा है ही, जो राजेश पालविया भी पसंद कर रहे हैं. अच्छा अमित, एक बार पॉली कैब पर नजर डालिए, क्योंकि पॉली कैब में फिर से वो पोजीशंस तेजी की जुड़ने लगी हैं, और इस घंटे अगर आप ध्यान दें, ये काउंटर करीब 1.5% ऊपर आया, फिर से हल्की हल्की पोजीशंस जुड़ी. अब इसमें बीच में हुआ ये था कि जुलाई एंड एंड अगस्त के फर्स्ट हफ्ते में कुछ कंसोलिडेशन अच्छा खासा स्टॉक में देखा गया, और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं. ये एक आउट परफॉर्मर रहा है इनफैक्ट पिछले साल से इस साल की अगर आप कंपैरिजन करते हैं. 3 महीने में तो 41% के रिटर्न्स भी कमा कर दे चुका है. अब क्या फिर ये खरीदारी के लेवल्स के आसपास आ गया है क्या? 4840 के जो स्तर है, क्या आप अटेम्प्ट करेंगे नई तेजी करना? जी हर्षिता मैम, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. हमने इसमें एक शार्प रनअप देखा था, और पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं स्टॉक अपनी जो प्रीवियस गेन्स है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है, और इस लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है. एक राउंडिंग पैटर्न भी हम देख रहे हैं 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे. स्टॉक अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है, 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है. प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशन बनाई जा सकती है. 4840 का इसका प्राइस है, लेकिन क्योंकि स्टॉक काफी भाग चुका है तो स्टॉप लॉस काफी टाइट रखेंगे इसमें 4780 रुपीज का, और मुझे लगता है 4950 तक के टारगेट्स नियर टर्म में पॉसिबल है. इसमें अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखिए ये स्टॉक जब चलता है तो बहुत तगड़ी तेजी बताता है, और उन पॉजेस का फायदा उठाना है आपने नई तेजी की पोजीशन लेने के लिए. ऐसा ही एक ट्रेड एस्ट्रल में साबित हुआ है. हाउएवर एस्ट्रल आप देखें तो ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है पिछले 2 हफ्तों में. इस पर शिल्पा टिप्पणी क्या रहेगी? क्या अब आपको लग रहा है हाल फिलहाल जो हमने देखा ये एकदम साइडवेज था, पिछले 14 दिनों में हम देख रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं किया इसने, 1 महीने में सिर्फ 3% ऊपर आया है, क्या कंसोलिडेशन फेज अभी भी चल रहा है या फिर उससे निकल रहा है स्टॉक?
एस्ट्रल अगर हम लोग देखेंगे 2040 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये स्टॉक बार बार 1960 जोन्स पे आता है और टूवर्ड्स 2040 जैसा अप्रोच करता है एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो फ्रेश बाइंग ओनली अबव 2040 लेवल्स, या फिर आप वेट कीजिए, आपको वो जैसे डिप मिले 1960 1950 की जोन्स पे आप एंटर कीजिए। लाइए अब आईटीसी को लेके बात करते हैं। 446 और आईटीसी में पोस्ट नंबर्स और उसके बाद आई थिंक जो डिमर्जर की प्रक्रिया थी जिसका ऐलान हुआ था उसके बाद से ही 21 जुलाई से अनवाइंडिंग मोड जारी है। फर्स्ट डे आई थिंक उसके बाद फर्स्ट डे एक पॉज इनफैक्ट शुक्रवार को था। फर्स्ट डे स्ट्रेंथ है जिसे स्ट्रेंथ कहेंगे। एक बार वीकली पे जाके देखें। देखिए मैं इसका ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 मार्च 2022 को इसकी सबसे बड़ी तेजी शुरू हुई थी जिंदगी की, इसके पूरे करियर की। तब से लेके अब तक अगर आप एक वीकली चार्ट को जाके रीड करें बहुत बारीकी से तो इट्स ओनली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस पूरे कार्यकाल में 2 बार टच हुआ है। अनुज, 2-3 दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, लास्ट वीक आई थिंक बिगिनिंग में, क्या ये जैसे अभी एलएनटी को डिस्कस कर रहे थे हम, बाजार जो चीज़ें ओवरबॉट हो गई थी वो थोड़ा सा रीजनेबल पॉइंट पे मिल रही हैं तो ग्रैब करने को तैयार है। क्या आईटीसी के साथ भी वो हो सकता है? वीरू, मैं इनफैक्ट जब आपने बोला मैं उसका चार्ट ही देख रहा था आईटीसी का भी, और उसमें जो आपने बोला एग्जैक्टली इस समय हम वो 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास है। 440 पर है वो, 438 आई थिंक आज का लो जो था वो वहीं से घूमा। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। वीरू, यहाँ पर वो टाइम आ गया कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें। आपको याद होगा उस दिन हमने डिस्कस जब किया था कि 440 to 450 वो जोन होगा। अब देखिए कई बार मार्केट ओवरशूट कर जाता है, तो हो सकता है कि आप अब इस जोन में ले लें और एक बार के लिए स्टॉक 410 या 420 तक भी चला जाए। लेकिन फ्रैंकली बोलूं तो मुझे उससे नीचे की डाउनसाइड दिखती नहीं है यहाँ पर। और एक और चीज़ कहूँगा मैं, कई लोग इस चीज़ से एक निराश हो गए हैं जिस तरीके का होटल्स डीमर्जर हुआ था, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोसेस किक ऑफ हुआ है और मेरे ख्याल से मार्केट का फीडबैक उन्हें मिला होगा कि ये डीमर्जर पसंद नहीं आया मार्केट को। तो आगे जाके जो डीमर्जर होंगे हो सकता है उसमें थोड़ा सा एक बेटर अप्रोच रहे। तो मेरे ख्याल से तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ रही है स्टॉक में, ये इस समय एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो थोड़ा सा ऐड करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो देखिए कोई नहीं पकड़ पाएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा जोन है। हाँ, ये एक बार हो सकता है कि नीजर्क में किसी दिन मार्केट खराब हो तो 410 420 तक भी आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उस दिन अगर आप 490 500 रुपये स्क्रीन पर देख चुके थे, आपने मन में सोचा होता कि काश मैंने 440 450 पे ले लिया होता, तो एटलीस्ट वो प्राइस तो वापस आ गया। वो एक बार मेरे ख्याल से लुक बनता है यहाँ पर आईटीसी में। जी अच्छा, इसी पॉइंट को टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप अनुज को सुन रहे थे, राजेश जी, राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या कहता है? आप लोगों ने एक्सिस में, आई मीन एक्सिस सिक्योरिटीज में क्लाइंट्स को क्या व्यू शेयर किया है आईटीसी पर? तो भैया जी देखिए, आईटीसी पे व्यू बुलिश है और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी दिलाया हुआ है और यहाँ पे हम ये डिप में बिल्कुल बाय एंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करेक्शन में 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस हम यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे लास्ट सेशन से। हमें लगता है कि जैसे स्टॉक में 460 का लेवल क्रॉस होगा, ये स्टॉक में वापस से एक अच्छा मूव वहां से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट टारगेट तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 460 तक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही है यहाँ पे, 438 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह। आईटीसी 446 पे आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, अब मैं थोड़े से ब्रेकआउट्स पे आऊँगा, उसके बाद हम चार का चौका की तरफ रुख करेंगे। जो ब्रेकआउट अच्छे बन रहे हैं, एक बार आप एनएमडीसी लेके आइए। 118.85 डे हाई के जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। अमित, जरा मैं पिछले 10 मिनटों से इसकी ऑप्शन एक्टिविटी देख रहा हूँ, जरा इसकी 120 की कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। इसका बिहेवियर देखिए और इंटरडे स्विंग्स को देखिए। आपको लगता है कि एक बार बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो इसको आजमाना चाहिए? कोई ऑप्शन व्यू और टेक्निकल व्यू क्या कहता है, कहाँ तक का मूव पॉसिबल है इसमें? जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वीरेंद्र जी। 14 अगस्त को हमने इसमें एक शार्प ब्रेकआउट देखा था, जिस ब्रेकआउट ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया और वो ब्रेकआउट वो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। पिछले 3 दिनों से हम एक पुल बैक देख रहे थे, ऑर्डरली पुल बैक, लो वॉल्यूम पुल बैक, विच इज वेरी गुड फॉर टेक्निकली फॉर अ स्टॉक।
और वापस आज हम एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड देख रहे हैं स्टॉक में, और वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े पिकअप कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 3 दिन के वॉल्यूम को ये क्रॉस कर जाएगा 3:30 बजे तक, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। पोजिशनली भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 118.50 का इसका प्राइस है। पोजिशनली भी किसी को होल्ड करना है तो 115 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है 125 से 127 रुपीज के टारगेट पॉसिबल है। एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न्ड, 120 का ऑप्शन आज के कैंडल को देखते हुए जरूर लेना चाहिए। 2 रुपए का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखे 1 पीस का। मुझे लगता है 4 से 5 रुपए के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ओके, एनएमडीसी यहाँ पर इस समय आपको करना है बाय। अच्छा, सिर्फ एनएमडीसी नहीं, इवन जो एनएमडीसी की जो डीमर्ज आर्म थी, एनएमडीसी स्टील, अब वो खैर कैश मार्केट स्टॉक है सिर्फ। आज मैं सुबह उसका भी चार्ट देख रहा था, वो भी बहुत शानदार तरीके से आज स्टॉक भागा। एनएमडीसी स्टील 12% का मूव आज यहाँ पर इस स्टॉक में आया, तो काफ़ी तेज़ी है यहाँ पर। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट में। यहाँ पे ऑफकोर्स आईटी में तेज़ी है और ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मर है इस सेक्टर में। तो 470 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 5 रुपये 90 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 3 रुपये 30 पैसे का इसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट्स ऑफ 8 और 11। तो बिरला सॉफ्ट में 470 का एक कॉल आप लेकर चलेंगे। 5 रुपये 80 पैसे पर है। यहाँ पर टारगेट 8 और 11 का रहेगा। तेजी का ट्रेड क्लियरली। फटाफट से राजेश पालवे आप बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो एफएनओ सुपरस्टार में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अंबुजा सीमेंट का। स्टॉक में अगर हम देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। स्टॉक में लास्ट 3 दिनों से देखें तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। हमें अगर अंबुजा सीमेंट में जो मूव बना है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 475 480 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 458 के आसपास। अंबुजा सीमेंट फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। ओके, अंबुजा सीमेंट्स पे बाय करने का व्यू है आपका। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, डे हाई डिरेक्टरी में 2.56% ऊपर, वाकई शानदार मूव यहाँ पर। अगला ट्रेड पिक करते हैं 4 का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए 4 के चमत्कार के लिए एसीसी पे ध्यान देना चाहिए। एसीसी ने सपोर्ट लिया था 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे, आई थिंक 2 दिन पहले। फिर लास्ट सेशन में रिवर्सल देखने को मिला, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। तो करंट लेवल्स पे एसीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1929 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 2050 जो पिछले हाईज थे 2050 के, वही आपके टारगेट्स रहेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 1980 वाला कॉल ऑप्शन 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 80 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अंबुजा और एसीसी दोनों बाय लिस्ट पर आज। तो ये हो गई चार्ट का चमत्कार। चलिए अब मिड कैप फंड के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश आपका पिक? तो अनुज जी, मार्केट्स में इंडिया में हमें पसंद आ रहा है ओरिएंट पेपर। 2-3 खास चीजें जो हमें लगता है थिंक प्ले आउट हो सकती है। एक, जो पेपर कंपनीज फुली इंटीग्रेटेड है लाइक ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट, जेएनके पेपर शुड बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली अगले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और वॉलेटिलिटी रहती है इसे अच्छे खासे आई थिंक टैकल कर सकते हैं। दूसरा, आई थिंक जो इनकी वैरायटी है पेपर की, सुपीरियर पेपर बोर्ड्स ये बनाते हैं। इनफैक्ट इनके पास जो राइटिंग और स्पेशलिटी पेपर है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिश्यू पेपर इन द वर्ल्ड, जो डोमेस्टिक में भी लार्जेस्ट है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी सबसे ज्यादा इनकी बिक्री होती है। तो आई थिंक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों अच्छी तरह से वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये सेकंड हाफ में मॉनसून थोड़े कम रहे तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पेपर प्राइसेस हैं, जो पेपर की कीमतें हैं अक्रॉस द बोर्ड जो ओरिएंट बताता है, उसमें अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है, विच शुड क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है नहीं। और अगर हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं कि जो पिछले वर्ष इन्होंने ईपीएस रिपोर्ट किया था ऑफ 4.68 रुपीज विद अ टॉप लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 950 करोड़ के आसपास, पिछले तिमाही में 250 करोड़ की टॉप लाइन हुई है और ईपीएस 1.52 रिपोर्ट हुआ है। फिर Q1 इज एक्सपेक्टेड टू बी अ लिटिल सॉफ्ट। तो जैसे सेकंड हाफ में हम जाएंगे, हमें लगता है आई थिंक 6.25 रुपए के ऊपर ये कंपनी ईपीएस आराम से रिपोर्ट कर सकती है, विच मीन्स एन इफेक्टिव बॉटम लाइन ग्रोथ ऑफ मोर देन 35 to 40% एक रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली जो फ्लैग ऑफ करूंगा, एक कंटिजेंट लायबिलिटी है, वेयर द कंपनी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्वॉश कर सकती है हाई कोर्ट की रूलिंग रिलेटेड टू दैट लायबिलिटी इटसेल्फ। बट बोथ फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, मैक्रो पर्सपेक्टिव और अर्निंग्स पर्सपेक्टिव,
शायद ये बेस्ट प्लेस स्टॉक लग रहा है हमें एट द करंट जंक्चर ऑफ द पेपर सेक्टर। एक 18 से 20% की अपसाइड हम देख रहे हैं विद द स्टॉप लॉस एट 4650। अ क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास दी है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में ओके, चलिए एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सस्ता ऑप्शन में सबसे पहले शिल्पा राउत ने NMDC ये स्टॉक चुना और इसका बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में अगस्त 470 कॉल और यहाँ पर 8 रुपये और 11 रुपये की टारगेट और 3 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ये हो गई पहली ट्रेड। उसके बाद लेकर आते हैं फिर FNO सुपरस्टार राजेश पालविया ने लिया अंबुजा सीमेंट का फ्यूचर्स 475 और 480 के टारगेट्स यहाँ पर। ACC है मानस की पसंद, चार्ट का चमत्कार में 2050 के टारगेट 1929 का स्टॉप लॉस और मानस ने भी पिक किया। ओरिएंट पेपर यहाँ पर है इस समय एक बाय कॉल। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE, एकदम से इसमें एक बड़ा ग्रीन बार बना, करीब 10 या 12 रुपये का मूव आया पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पर भी हायर लेवल से करेक्शन हुई है लेकिन उसके बाद आज थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग। और दूसरी तरफ एक बार स्टॉक लेकर आइए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ सुबह थोड़ी तेज़ी थी लेकिन अब ये समय स्टॉक जो है वो एकदम से कोलैप्स हुआ और अपनी सारी बढ़त गंवाता हुआ इनफैक्ट अब रेड में भी जाने की ये स्टॉक कर रहा है तैयारी। लेकिन मार्केट स्ट्रांग है, निफ्टी फिर 100 पॉइंट ऊपर 19,400 पर और बैंक निफ्टी 44,070 पर। तो अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। डिक्सन टेक लेकर आइए। डिक्सन टेक पर जो सुबह सचिन ने कॉल दी थी उसके टारगेट्स मीट हुए हैं, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मीट हुआ है, सेकंड टारगेट अभी भी ओपन है लेकिन फर्स्ट टारगेट मीट हुआ है यहाँ पर। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर इस समय। उसके अलावा GMR एयरपोर्ट, यहाँ सुबह जो डेटा आया था उसके बाद से तेज़ी और ये सब मार्केट में। इवन रिलायंस भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं, पर रिलायंस भी लेकर आते हैं। रिलायंस भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी इस समय आपको दिखा रहा है। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, ICICI बैंक, ये निफ्टी को सपोर्ट करने वाले स्टॉक्स में। और भारती एयरटेल, इनफैक्ट मानस एक बार भारती एयरटेल का चार्ट देखिए, लग रहा है स्टॉक वापस जा रहा है अपने प्रीवियस हाइज की तरफ। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब नई रैली शुरू होगी उसमें पिछले हाइज जो कि 900-905 रुपए के हैं वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 860 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 900 रुपए के टारगेट सेट करना है। मानस कह रहे हैं यहाँ पर आप भारती एयरटेल में लेकर चले। अच्छा, एक दो कैश मार्केट वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो कैथलिक सीरियन बैंक CSB बैंक आपको दिखा देते हैं, करीब 2-2.25% तक की तेजी और मेरे ख्याल में फ्राइडे के सेशन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बनता दिखाई दिया था। ये 2% का मूव कितना आगे ले जा सकता है स्टॉक को? राजेश सातपुते अगर इस पर एक चार्ट चेक दे। श्वेता जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, फ्राइडे के सत्र में इसमें जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और अगर आप पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे 300 पे बेस बना है और अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट सेट है वो करीबन 350-355 का बनेगा। 322 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है तो आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डीपी रखूंगा 300 का, तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना है। 310 315 ये इसका एक्यूमुलेशन लेवल है फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर, बट एट दिस लेवल यस इट्स स्टिल अ बाय। 300 का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा 350 355 इसका पहला टारगेट। ओके, 350 355 की तरफ बढ़ता हुआ और डिसेंट वॉल्यूम्स पर दरअसल स्टॉक में फिर खरीदारी बन रही है। अच्छा, रेलवे कंपनियों में भी फिर इंटरेस्ट लौट कर आया है। पिछले हफ्ते सोमवार को हम वो खबर देख ही रहे थे कि सरकार कितना बड़ा और निवेश रेलवे सेक्टर में करती हुई दिखाई देगी। उससे पहले वो डेवलपमेंट आई थी, राइट्स, इरकॉन जैसे प्लेस, RVNL जैसे प्लेस, आज तो टीटागढ़ वैगन जैसे प्लेस में भी कुछ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई ट्रेड जो पालविया साहब आप ट्रैक कर रहे हैं इस समय जहां पर मौका है नई पोजीशन लेने का? आप इरकॉन देखें तो BA काउंटर करीब 109 के लेवल्स के आसपास 9% ऊपर है आज। राइट्स में 3% की तेजी पिछले आधे घंटे में जोर आया है। RVNL में भी कुछ इंटरेस्ट लौटने लगा है खरीदारी का। तो बिल्कुल पूरा ही सेगमेंट एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज दिखा रहा है और उसमें हमें लगता है इरकॉन काफी स्ट्रांग यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के वापस ब्रेकआउट किए, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 125-130 की तरफ आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है या जिनके पास होल्ड रखे 103 का स्टॉप लॉस रखे। वहीं अगर हम देखें तो राइट्स में भी आज एक 4-5 दिन की गिरावट के बाद एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से बनते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 450 के आसपास था उसको होल्ड आउट किया और अब यहाँ रिवर्सल बना है। हमें लग रहा है इसका इमीडिएट टारगेट जो बन सकता है वो आना चाहिए करीब 485 की तरफ।
तो राइट्स में बने रह सकते हैं, 460 के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं। टीटागढ़ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखें तो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, तो ये स्टॉक तो बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी का, इसमें छोटी मोटी जब भी गिरावट मिले तो इसको ऐड ही करना चाहिए। हमें लगता है ये स्ट्रॉन्ग फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी, और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं टीटागढ़ के वो आना चाहिए करीब 750-800 रुपए तक भी। ये स्टॉक हमें लगता है कंटिन्यू करते हुए दिखेगा पोजिशनल बेसिस पे। ओके अच्छा, एक बार जरा ये दोनों रियल एस्टेट काउंटर्स पर मेरी नज़र गई एकदम से, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दोनों इस समय इंटरडे हाइस पर। इनफैक्ट डीएलएफ में अच्छा जंप आया और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अच्छा जंप आया। दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। यहाँ पर कोई व्यू आपका यहाँ पर राजेश पालवे जी, कोई अप्रोच डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर? तो गोदरेज प्रॉपर्टी पिछले 4-5 दिनों से एक लोअर साइड पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। आज जरूर यहाँ पे एक साइन बना है स्टॉक में, जो कि एक रिकवरी पे साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। डीएलएफ में जरूर ब्रेकआउट बना है, तो हमें लगता है डीएलएफ तो इमीडिएट बाय किया जा सकता है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी। 476 स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में हमें लग रहा है ये एक्सटेंड होना चाहिए मूव 494 495 की तरफ। गोदरेज प्रॉपर्टी में थोड़ा क्लोजिंग वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आज की क्लोजिंग 1560 के ऊपर होती है तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी बाय बनना चाहिए, और फिर ये नेक्स्ट टारगेट इसका 1590-1600 की तरफ आएगा। तो हमें गोदरेज प्रॉपर्टी में और 10 रुपए का मूव का वेट करेंगे, लेकिन डीएलएफ यहाँ पे अभी बाय किया जा सकता है तेजी की। अच्छा, थर्मैक्स पर नजरें रहनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक एक अच्छे तेजी में है, करीब 7% का इजाफा। पिछले आधे घंटे में 3% के और गेंस इसने अपने नाम जोड़ लिए हैं, और 52 वीक हाई के आसपास फ्रेश 52 वीक हाई बना रहा है काउंटर 2800 के लेवल्स पर। अमित, 2800 पर क्या नई तेजी करें या फिर अब कितना चलेगा काउंटर? जी काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है स्टॉक में। हमने 3-4 दिन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पैटर्न देखा था, और उसके बाद आज उस कंप्रेशन पैटर्न का एक्सपेंशन देख रहे हैं प्राइस में। नई पोजीशन बनाने तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी पोजीशन है वो डेफिनेटली बने रहे। 2750 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है 2900 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में पॉसिबल है। ओके, थर्मैक्स का भी स्पेस में, और दूसरा इनफैक्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला था वो था कमेंस, दैट्स आल्सो है मेरे डे हाई, और आज अपने क्रिटिकल एवरेज को रीगेन करता हुआ 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और सेट ऑफ स्टॉक्स की बात करना चाहूँगा। एक बार आप लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल्स है डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे। कुछ देर पहले मैं फोर्टिस को देख रहा था, वो भी शायद डे हाई ही पे फ्लोट कर रहा था, यस 322.60 पे। यथार्थ की मैनेजमेंट से हमने फ्राइडे को डिस्कशन किया था और नंबर्स अच्छे थे। 346 यानी पोस्ट लिस्टिंग, ये भी इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। मयूरेश, आप लोगों ने भी इस वक्त हॉस्पिटल स्टॉक्स में बाइंग प्रेफरेंस क्या रखी हुई है और अपने क्लाइंट्स को क्या दिलवाया हुआ है? ट्रेंड काफी बढ़िया रही है, और अगर हमने स्टैकअप किए हैं सारे हॉस्पिटल रिजल्ट्स, यथार्थ, एनएच, अपोलो देखें, फोर्टिस देखें, मैक्स देखें, तो यथार्थ के नतीजे काफी अच्छे थे। इनफैक्ट मैनेजमेंट इज साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो पेशेंट अराइवल्स हैं, आई थिंक वहां पे अच्छी खासी आई थिंक ग्रोथ दिख सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बट मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से आई थिंक अपोलो के नंबर्स थोड़े फीके थे कंपेयर टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस। मैक्स हेल्थकेयर ने आई थिंक कंसिस्टेंट नंबर्स पेश किए हैं वीरू जी। What I believe in terms of an average revenue per operating bed, जो 65 और 70 लाख के बीच में की कंसिस्टेंसी रही है, और जो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन स्टेइंग इन अर्बन इंडिया। आई थिंक जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, आई थिंक वो रियलिटी में आई थिंक पोस्ट कोविड हैज कम बैक विद अ बैंग। और दूसरी चीज आई थिंक जो प्री इलेक्टिव सर्जरीज हो नहीं रही थी, आई थिंक जो ऑप्ट आउट कर रहे थे, जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने मिला है। आई थिंक अर्बन एरियाज में इसकी प्रेजेंस होने के कारण आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिटी सर्जरीज जो ये कंपनी करती है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे has also remained very very stable. EBITDA margins is expected to grow at a decent pace. और फार्मेसी डिवीजन सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए शायद इंप्रूव होंगी as the online portion gets very very mature. तो मुझे लगता है आई थिंक within the hospital stocks, I think one of the best results has been posted at Max Healthcare. I think इस पे हम पहुंचे। ओके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैक्स हेल्थ में ढूंढी गई है। 3-3.25% ऊपर मौका खरीदारी का साफ बन रहा है। इस बीच इंडेक्स का लेवल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 19,411 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक
4485 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मिड कैप में पूरा तेजी का जोश 322 अंकों की बढ़त पर। हम लेंगे एक फटाफट ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में जुड़ने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। उनसे होगी डिटेल में बातचीत इस ब्रेक के बाद। चलिए, अब वक्त है बिग मार्केट वॉइसेस में और आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। और नॉर्मली आपसे म्यूचुअल फंड्स पर बात करते हैं, लेकिन अब से मार्केट पर भी आपसे बात किया करेंगे। तो बताइए, इस समय क्या व्यू लग रहा है आपको मार्केट में? जो रिसेंट करेक्शन आई उसके बाद क्या वापस री एंट्री का जोन है इस मार्केट में? नमस्कार अनंत जी, सो नाइस टू बी ऑन योर शो। बट जैसे आपने कहा कि निफ्टी की करेक्शंस आई हैं, 19,978 तक गई थी 20 जुलाई को, अब वापस थोड़ी सी रिट्रैक्टमेंट आई है। बट आई पर्सनली थिंक दैट ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज जो अर्निंग्स की ग्रोथ आई है Q1 FY24 की 39% की आई है, और हमारा जो निफ्टी पे अर्निंग्स का एस्टिमेट है 936 रुपीज का फॉर द फुल ईयर, ग्रोइंग फ्रॉम 814, लुक्स मोर एंड मोर सर्टेन। क्योंकि अगर अर्निंग्स ठीक से आएंगी तो आज की जो वैल्यूएशंस हैं हमारे हिसाब से फेयर जोन में है। अगर 1920 की पीई, फॉरवर्ड पीई के आधार पे जो 19,411 की जो अभी लेवल है, आई थिंक हम 19.520 की अर्निंग्स पीई पे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज 18 पे रहा है। ब्याज दरों को नॉर्मलाइज करें, जब भी ब्याज कम होते हैं तो रिलेटिवली पीईज बढ़ती हैं, और ब्याज दरें ऊपर होती हैं तो पीईज घटती हैं। तो आज हम देखते हैं कि 10 ईयर G-Sec 7.22 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनटर्न होगा तो ये वैल्यूएशंस अनलॉक होंगी फ्रॉम अ पीई एक्सपेंशन स्टैंडपॉइंट। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इलेक्शन जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है 8-9 महीने में, और हमेशा हमने देखा है कि दैट गिव्स यू अ ट्रिगर ऑफ अ 16% एवरेज मूवमेंट ओवर द लास्ट 5 जनरल इलेक्शंस। फिरोज, कंसिडरिंग आप वो यील्ड की बात कर रहे थे एंड वेयर द इंटरेस्ट रेट साइकिल इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसको मेंशन किया, बैंकों को लेकर आपकी क्या अप्रोच रहेगी? यहाँ पर अर्निंग्स पर क्या विजिबिलिटी देखने को मिल रही है? क्योंकि ऐसी बाजार में डर था कि शायद ये जो क्वार्टर डिलीवर हुआ है इसमें जो कुछ अच्छा होना था वो दिख चुका है। क्या आपको भी वो फियर है कि अब यहाँ से थोड़ा सा संकोच देखने को मिलेगा, अर्निंग्स उतनी शायद मजबूत ना रहे? मेरे हिसाब से अर्निंग्स मजबूत रहेंगी। ऑफ कोर्स ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, द क्वार्टर व्हिच वेंट बाय। ऐसी विंडफॉल गेन्स की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अनफेयर होगा, बट आई थिंक अर्निंग स्टेबिलिटी जरूर होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट पे है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो लास्ट आंकड़ा आया था 7.2 7.3 का, वो थोड़ा ऑफशूट है बिकॉज ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस लार्जली, अगर हम इन्फ्लेशन को ब्रेक डाउन करें। तो आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अर्निंग्स पे स्टेबिलिटी जरूर होगी। 0.1 37% 36.8% निफ्टी की जो वेट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आती है। 10 साल पहले वो वेट सिर्फ 29% थी। जो अब इस साल की जो निफ्टी मूवमेंट्स आई हैं दिस फाइनेंशियल ईयर, 4.8% की जो निफ्टी की इजाफा देखने को मिला है वो इस सेक्टर से कंट्रीब्यूट किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इज ब्रॉडली NBFCs एंड बैंक्स। आई थिंक बैंक में कोई डरने की बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। द अर्निंग एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज शुड बी ऑन ट्रैक फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा मानना है। जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं उसकी वजह से NBFC के स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। बैंक्स तब चलती हैं जब FII का फ्लोज ज्यादा होता है। तो आपने कोरिलेशन निकाला कि जब भी FII से पैसा आता है तो लार्ज बैंक्स चलती हैं, जब डोमेस्टिक इनफ्लोज ज्यादा होती हैं तो NBFCs चलती हैं। ये क्लियर कोरिलेशन देखने को मिला है फॉर द लास्ट 12 इयर्स जिसकी हमने स्टडी की थी। फिरोज, आप लोगों ने इस वक्त IT पे क्या अप्रोच अडॉप्ट किया है? क्लाइंट्स के साथ क्या व्यू शेयर किया है? बीते 1.5 साल के प्राइस डैमेज ने जिस ट्रेजेक्टरी में निफ्टी IT को प्लेस किया है, वैल्यूएशंस के लिहाज से और इस बार की अर्निंग्स के लिहाज से, ये कहाँ पे खड़ा है? हमारे हिसाब से IT की जो बॉटमिंग आउट है वो हो चुकी है। रिजल्ट्स इतने शानदार नहीं थे, फिर भी प्राइस मूवमेंट्स आई हैं, पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट्स थोड़े स्टॉक्स में आई हैं। तो IT सेक्टर ऑफ कोर्स यूरोप के स्लोडाउन से काफी इंपैक्ट हुआ है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में IT सेक्टर एक रिवर्सल में है। वैल्यूएशन बॉटम आउट हुई है। जब भी रिजल्ट्स खराब आते हैं और स्टॉक ठीक ठाक रिएक्ट करता है, दैट मींस द वर्स्ट हैज बीन प्राइस्ड इन। सो अगर आप देखें अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव से, अगर IT सेक्टर के इंडेक्स को अगर निफ्टी से कंपेयर किया जाए, 3 to 4% compounded alpha over 3 years is possible. ओके, आपके टॉप कन्विक्शन बेट्स में कंज्यूमर है,
कंज्यूमर एक बहुत बड़ी पॉकेट है, लेकिन फिरोज तो इसमें किस पर ज़्यादा बेट होगी? डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, नॉन डिस्क्रिशनरी, और विद इन दैट अगर कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में अगर आप बात कर सकें तो कहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश होंगे? अनुज जी, हमारे हिसाब से लास्ट 6 मंथ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है कंज्यूमर स्टेपल्स में, बट आई थिंक द कंजम्पशन स्टोरी फ्रॉम अ रूरल स्टैंड पॉइंट, जो जीडीपी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमारे हिसाब से मीट हो रही हैं। तो आई थिंक कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी लार्जली पे हमारा फोकस रहेगा। आपके सामने मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, यू आर far bigger expert on that, so I'll rest my case there. But I think consumer staples, one, FMCG particularly, consumer durables, especially with the MNCs की जो China plus one strategy है, उसके आधार पे मेरे हिसाब से consumer durables में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और हम जब भी सेक्टर्स की बात करते हैं तो रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पे हम एक सेक्टर चुनते हैं, ना कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि अगर ब्रॉडर इंडेक्स की अगर मीन रिटर्न, फॉर एग्जांपल निफ्टी की मीन रिटर्न है 14, मीडियन रिटर्न है 11, कोई भी सेक्टर जो 15% की मीडियन रिटर्न दे सकता है अगले 3-4 साल के लिए, वो हमारा फोकस सेक्टर रहता है। उस आधार पे हम ना सिर्फ स्टॉक्स चुनते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स भी उसी आधार पे चुनते हैं जिसमें वेटेजेस ज्यादा होते हैं। तो आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चंस, कंज्यूमर स्टेपल्स is where our focus is. फिरोज, considering you mentioned mutual funds, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही थी। इस समय जब आप डेटा एनालाइज करते हैं, स्पेशली जो मिड कैप्स में लार्जर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से एक डिसेंट करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन मिड कैप्स आर होल्डिंग स्टेडी। किन किन पॉकेट्स में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है? जब नए इनफ्लोज की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो पैसा लगा भी रहे हैं, उसमें से कितना अंश दरअसल इन मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है? आई थिंक जैसे आपने कहा मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए वो सिर्फ 150 कंपनियां हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन सेबी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाएं 100 to 250, हमारी जो बुलिशनेस है वो स्मॉल कैप पे ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप एक ब्रॉडर डेफिनेशन है फ्रॉम रेस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 250 कंपनी से लेके 3000 करोड़ तक की मार्केट कैप की कंपनी, जिसके बाद माइक्रो कैप चालू होता है, उस सबको स्मॉल कैप कहते हैं। आज अगर डोमेस्टिक फ्लो ज्यादा है, जैसे इस महीने ऑलमोस्ट 7500 करोड़ की कैश मार्केट बाइंग आई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, और एफआईआईज की प्रैक्टिकली जीरो इनफ्लो आउटफ्लो है फॉर दिस मंथ। तो जब भी ये जो डोमेस्टिक इनफ्लोज ज्यादा आते हैं, क्लोज टू $1 billion एज कम, तो आप देखते हैं कि स्मॉल कैप काफी रेजिलियंट होता है। मिड कैप में थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच लगती है। ये स्पेसिफिकली 150 कंपनी की अगर हम रिसर्च करते हैं और उनकी एक टारगेट एनएवी निकालते हैं इन 150 कंपनी की, उसमें थोड़ी सी निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस की गुंजाइश है, बट स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस की ज्यादातर गुंजाइश है। सो मोस्टली जब भी लोग बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप को सेम श्रेणी में बोलते हैं, बट आई थिंक स्मॉल कैप की जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। टारगेट एनएवी फॉर द सब्सिक्वेंट 250 स्टॉक्स हमारी 20% की टारगेट एनएवी है, रिलेटिव टू 13% की जो निफ्टी की टारगेट एनएवी है। तो 7% का आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देखने को मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स में शायद बेटर रहेगी। कोई थीम्स जो आपने आइडेंटिफाई की हो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, फिरोज? आई थिंक थीम्स में ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है, रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हुए हैं, इसलिए उनकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं और अच्छी आने की उम्मीद है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी वेट, आईटी हैवी वेट एंड कंज्यूमर्स हैवी वेट, इन सबकी कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्स एक थीम नहीं बनते, बिकॉज एक तो ग्लोबल सेक्टर है, दूसरा डोमेस्टिक सेक्टर है। तो जहां भी इसकी वेटेजेस ज्यादा होंगी एज अ पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी से, एक्टिव वेट जिसको हम कहते हैं, निफ्टी में जो भी इनकी वेट्स है उनसे अगर 5% की ज्यादा वेट्स इन सेक्टर्स में होंगी तो आउट परफॉर्मेंस करने की गुंजाइश है। अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आगे आपसे और भी डिटेल में बातचीत जारी रहेगी। तो फिरोज बेसिकली कह रहे हैं कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स इनको टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन में दिखाई दे रही है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस की क्षमता है
रफली यहाँ से करीब 7% के और गेन्स वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्पेस से आने की पूरी क्षमता इस समय बाजार दिखा रहा है। और यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, भले ही इंडेक्स एक स्टिकी जोन में है, एक 150-200 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव साफ नजर आ रहा है। बहरहाल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 19,400 के आसपास ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 85 अंकों की बढ़त, 44,100 का हाई जो बना था उसके पार हम नहीं निकल पा रहे हैं। इनफैक्ट 200 के ऊपर ही, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, नई तेजी आएगी, उससे पहले नहीं। और ठीक हम 100 के आसपास से थोड़ा सा करेक्ट होके 44,020 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक ही इशू आएगा हर्षदा, जो बिल्कुल आपने बोला भी, आज यूएस मार्केट फ्यूचर्स ऊपर है, तो कल अगर पता नहीं मुझे गैप अप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है, तो एक बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल ट्यूसडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और पिछले कुछ ट्यूसडेज हमारे लिए कुछ खास अच्छे रहे नहीं है। अगर आप एक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से एक 44,200 के स्टॉप के साथ एक शॉर्ट ट्रेड आप ट्राई कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप वो फ्यूचर्स के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़े गैप अप का रिस्क रहता है, तो मेरे ख्याल से एक पुट ऑप्शंस के थ्रू ना आप बैंक निफ्टी में अब एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज अगेन मार्केट ने फिर बता दिया आपको कि 44,200 मतलब 44,100 44,200 क्रॉस होना थोड़ा टफ रहेगा। अच्छा, एक बार कोटक भी देखिए, वापस हायर लेवल से फिर घूम गया कोटक, वो थोड़ा सा एक इशू है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद वापस एक रिवर्सल के साइन है बैंक निफ्टी में, लेकिन कल इसकी शायद हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा क्योंकि कल ऑफ कोर्स वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी। अच्छा, इस बीच डाउ फ्यूचर्स आपके सामने 100.2 पर, नैस्डैक फ्यूचर्स में 90 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। दिखाइएगा प्लीज टाटा पावर के शेयर को। आज सुबह में हम NTPC, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स की बात कर भी रहे थे और पावर में हमने देखा है अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। ये स्टॉक आपके सामने 4.25% की तेजी में इस समय कर रहा है कारोबार। मानस, एक बार जायजा लेंगे प्लीज, 240 के लेवल्स पर ये अचानक जो स्पर्ट आया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ पर तेजी बनी है। देखिए, मैंने BTST के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी BTST रिकमेंड किया है टाटा पावर। देखिए, करेक्शन, आई थिंक जो कंसोलिडेशन कह लीजिए या एक छोटा सा करेक्शन कह लीजिए, वो अब आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि वो अब कंप्लीट हो गया है और यहाँ से एक नया मूव शुरू होगा जिसमें शायद जो पिछला हाई 245 का है वो भी स्टॉक ब्रीच कर सकता है। अब मेरा कैलकुलेशन ये है करीब 250 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 235 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 250 के रहेंगे। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 240 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए इस ऑप्शन में भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, इस बीच दो स्टॉक्स जो कि अच्छे लग रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करें, दैट्स इन्फोसिस लेके आएंगे। इन्फोसिस 2 दिन के डिप में, 2 दिन पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल उसने सरेंडर कर दिया था और आज एक बार फिर से उसको रीगेन करता है, 1406। अमित, आपका व्यू इन्फोसिस पे 2 दिन की लास्ट कैंडल्स के लगभग 60% डैमेज को, ये फिर से डैमेज को कंट्रोल हो चुका है, 200 डेमा एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पर है, आपका व्यू क्या रहेगा यहाँ पर? पॉजिटिव बायस ही रहेगा वीरेंद्र जी। 1380 1390 के इसका कंसोलिडेशन जोन था, स्टॉक ने उसको गैप अप करके क्रॉस किया 4-5 दिन पहले, फिर एक पुल बैक करके वहीं कंसोलिडेट किया। तो मुझे लगता है 1380 1390 नियर टर्म में होल्ड करेगा। लॉन्ग की सलाह है, टारगेट्स लगभग 1430 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 1385 पर। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, BTST और STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी, क्या ट्रेड होगी आपकी? जी, मेरा बाय रहेगा लॉरस लैब में एज BTST। लॉरस लैब फ्यूचर्स अभी 389 पे ट्रेड कर रहा है, 386 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट्स ऑफ 400 एंड 405। ओके, तो लॉरस लैब एक बाय साइड का ट्रेड। राजेश पालवे, आपका ट्रेड? तो हर्षिता जी, डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे रहेगा। BTST ट्रेड स्टॉक डे हाई की तरफ आते हुए दिख रहा है और अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से डे लो से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अप मूव अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 6020 6040 तक के, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5890 के आसपास का। ओके डॉक्टर रेड्डी, अभी मैं देख ही रहा था इस स्टॉक को बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। क्या डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन ये कॉल आपकी स्क्रीन पे है। अमित जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए?
इसी के साथ जाना चाहूंगा जिसकी हम बात कर रहे थे। अब उसमें 3:15 बजे आज के पुल बैक में वॉल्यूम का भी अच्छा खासा कंफर्मेशन आ गया है। स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट डेज हाई, तो लगता है मोमेंटम कल के सत्र में कैरी करेगा। 118.60 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 116 का और टारगेट्स रहेंगे 123 के। एनएमडीसी में एक तेजी का ट्रेड, राजेश सातपुते का ट्रेड ले लेते हैं इस बीच। राजेश जी बताइए, आप क्या आइडेंटिफाई करके लाए हैं? अच्छा तो जी देखिए, मैं टाइटन को ही लेके जाऊंगा। टाइटन में मुझे लगता है कि जो दिन में जो कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद अगर आप फिलहाल अगर आप इसका प्राइस देखें तो दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो आई थिंक दैट कंसोलिडेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट सीम्स ओवर। तो टाइटन जो टारगेट हमने सेट किया है वो 3150 का रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 3050 का। ओके मानस, आप हालांकि एक स्टॉक की बात कर चुके हैं, कोई और आपके ध्यान में इस समय BTST STBT के लिए? देखिए प्रेफरेंस तो टाटा पावर पे ही रहेगी, लेकिन अगर टाटा पावर के अलावा कुछ और BTST की तरह लेके जाना होगा तो GMR इंफ्रा के पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो एक क्लासिक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो GMR इंफ्रा के फ्यूचर में आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 5530 के स्टॉप लॉस 5530 के प्राइस चल रहे हैं। 5390 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 5390 का लगाइए, लेकिन ऊपर की तरफ 58 रुपए 58 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझते हैं फिर मार्केट में। जैसा मैंने कहा कि निफ्टी की क्लोज ठीक ठाक है, लेकिन बैंक निफ्टी फिर वहीं पर जाकर अटक रहा है। निफ्टी के लिए लेकिन ये अच्छी क्लोज है 19,396, मैं ये कहूँगा एक बार के लिए। हालांकि 400 के ऊपर बंद हो जाए तो और अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी एक बार कल का दिन और देखेंगे कि मार्केट अपने इस रीसेंट जो स्ट्रगल जोन है उसको क्रॉस करने के लिए तैयार है या नहीं है। इसमें बस एक चीज़ जोड़ दो कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की काफ़ी शानदार क्लोज है। इनफैक्ट अभी खैर 13 मिनट बाकी हैं तो शायद इंट्राडे ऑल टाइम हाई ना हिट हो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम यहाँ क्लोज हो गए तो ये फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा मिड कैप इंडेक्स का। जो प्रीवियस क्लोजिंग हाई था मिड कैप इंडेक्स का वो आया था 9 अगस्त को 38,037 पर, और अब मुझे लग रहा है अब एवरेजिंग वगैरह होने के बाद ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा मिड कैप इंडेक्स के लिए। तो एक डायकॉटमी है अभी भी कि जहां लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी अच्छे कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स अभी भी चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो फिर से आपको बता रहा है कि ये इंडेक्स में थोड़ी सी इस समय दिक्कत है हायर लेवल्स पर 43,981। एक बार कोटक का चार्ट वापस डिस्कस करते हैं। माना 1750 ये इसका लो रहा है काफ़ी टाइम से, आज भी सुबह एक बार 1750 से बाउंस आया, लेकिन अब फिर लोअर लेवल्स पर। क्या भी होगा यहाँ पर? देखिए अभी भी कोई रीजन नहीं दिख रहा टेक्निकली चार्ट्स पे जहां स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, क्योंकि ये वीक स्ट्रक्चर है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करना पड़ेगा। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन ना हो, कोटक बैंक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पैटर्न नेगेटिव लग रहा है और शायद हमें 1700 रुपए जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है वो भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीक स्ट्रक्चर है तो अवॉइड करिए खरीदारी करने के लिए। जी कोटक महिंद्रा बैंक वीक स्ट्रक्चर। और एक बार HDFC बैंक टिके डायरेक्टर साहब और कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। और HDFC बैंक ये 4th कंसेक्यूटिव सेशन है, चाहे वो स्ट्रेंथ वाला सेशन हो चाहे वो कमजोरी वाला सेशन हो। हालांकि ये सेशन कमजोरी वाला है, बट रिजेक्शन आ गया एक बार फिर से 200 EMA की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने का। और इनफैक्ट मैं जब इसकी अनुज आप यकीन मानिए, मैं इसकी जब ऑप्शन समरी देख रहा था, मैं देख रहा था कि पहले बड़े कॉल राइटर 10,000 के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ 1650 के स्ट्राइक पे थे। अब वो राइटर्स आज के इस सेशन में सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं 1600 की स्ट्राइक पे। अब 1600 की स्ट्राइक पे जो कॉल राइटिंग का क्वांटम सबसे ज़्यादा है, आज 1400 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जुड़े हैं, 7700 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग हो गए। और आज भी ये 200 EMA की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं कर पाया, जबकि एक बार निफ्टी बैंक ने 44,100 की ट्रैजेक्टरी का अटेम्प्ट किया, यानी जिसे कहते हैं कंप्लीट वीकनेस। ये 1580 5 महीने का स्विंग लो है। क्या इसके ब्रीच होने के चांसेस नजर आ रहे हैं अनुज, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग है मेरे स्क्रीन पे इसमें? हाँ वीरू बिल्कुल। और इनफैक्ट एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ देता हूँ, जो 50 मंथ मूविंग एवरेज है इसका, और 20 वो करीब 1600 पे था, आज हम उसके नीचे आए हैं। लास्ट टाइम ये जो स्टॉक ने जो एक सिग्निफिकेंट बॉटम बनाया था वो 200 वीक मूविंग एवरेज पे बनाया था इसने, जो इसने जून 2022 में बनाया था। अब हालांकि वो लेवल में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी नीचे है, इसके लिए उस पर नहीं जाता हूँ मैं,
लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इसमें एक चीज़ हो सकती है बस, 13 मार्च 2023 को जो इसने एक लो लगाया था स्टॉक ने, वो करीब करीब था 1544 1545 के करीब। वहाँ से फिर इसमें एक रैली आई थी 200 रुपये की। तो अगर यहाँ पे बाउंस आए तो कुछ बात बन सकती है, वरना एग्जैक्टली वो वही प्रॉब्लम है कि निफ्टी बैंक इसीलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि जो 2-3 बड़े कंपोनेंट्स हैं वो चलने को तैयार नहीं है। और एचडीएफसी बैंक ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था एचडीएफसी बैंक में एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने का मूव, लेकिन क्लियरली इसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया वीरू। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या होगा? अभी अनुज वो बोल लेवल नहीं बोल रहे थे, मैं भी नहीं बोलूंगा, चलिए छोड़िए, क्यों मूड खराब करना किसी का। बट हाँ, अगर मैं कुछ देर में इसको वीकली में कन्वर्ट करूं तो वीकली में प्रोजेक्शंस जो हैं, अगर ये क्लोजिंग 1580 के नीचे आती है तो काफ़ी ख़राब होगी। आपकी रीडिंग क्या कहती है एचडीएफसी बैंक पे? कैसे पोजीशन करना चाहिए लास्ट 2 वीक्स के लिए इस सीरीज के एचडीएफसी बैंक को? तो बिल्कुल विनय जी, एक अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है स्टॉक में और एक क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी देखे तो हालांकि एक जो ब्रेकआउट आना चाहिए उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है एचडीएफसी बैंक ही एक कंपोनेंट रहेगा जो कि एक प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखेगा फर्दर। 1580 के नीचे अगर ये फिसलता है तो फिर 1550 इसका नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हमें लग रहा है कि स्टॉक में जिस तरीके की वीकनेस है, अब ये 1600-1610 के लेवल इसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हायर साइड पे। तो 1610 जब तक अब नहीं क्रॉस होता है, सेलॉन राइज रहेगा। 1580 के नीचे 1550 नेक्स्ट टारगेट होगा। बिल्कुल, देखिए अच्छा, वो बैंक निफ्टी की पिछले 4 या 5 कैंडल देखिए आप 5 मिनट की, सारी रेड, और 44,115 के हाई से 43,936, तो करीब करीब 160 पॉइंट इस समय हम हाई पॉइंट से करीब करीब, नहीं 160 नहीं होगा, जरा फ्रॉम डेज हाई एक बार लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या कितना स्लिप निफ्टी बैंक में आया है फ्रॉम डेज हाई। और उसके अलावा मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली वो जो पॉइंट है कितना होगा फ्रॉम डेज हाई 140। हाँ, तो वही 150 पॉइंट के करीब हम डे हाई से फिसल चुके हैं और डे लो से अब सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गए हैं। अच्छा, एक बार बिरला सॉफ्ट लेकर आई, और वो जो शिल्पा जी ने कॉल दी थी वो लेकर आई जरा। बिरला सॉफ्ट की 470 की जो कॉल थी, उसका टारगेट था 8 और 11 का, 7.5 रुपये तक वो कॉल गई। अभी एक बार इंटरडे चार्ट और देख लेते हैं बिरला सॉफ्ट का। शिल्पा जी, शानदार कॉल रही वो, अभी इसको कैरी करेंगे? डेफिनेटली करना चाहिए। मुझे लगता है 475 तक आपको तो इजीली कल तक देखते हुए मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन का प्राइस है वो आपको इजीली 10 तक भी टच करते हुए कल ही मिल जाएगा, तो करना चाहिए। आईटी में मोमेंटम भी है और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्क्रिप इन द सेक्टर। बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पे अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, अब एक काम जरा ब्रेथ को देखते हैं इन डेरिवेटिव्स। निफ्टी इंट्राडे हाई से इस वक्त करीब करीब 45 अंक नीचे, दैट मीन्स अगेन वो 19,440 की 30 की ट्रैजेक्टरी ने एक सप्लाई जोन के तौर पे काम किया। लॉन्ग 27, शॉर्ट कवरिंग 135। ये जो पुश आया आज करीब 71 अंकों का, इसमें ज़्यादा भाग था शॉर्ट कवरिंग का, 135 शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स हैं और शॉर्ट लगभग 3। लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कम है, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी कम नजर आई, शॉर्ट की टेंडेंसी कम नजर आई। शॉर्ट कवरिंग बड़ा पार्ट था इस कार्यक्रम, ये आज के पूरे सेशन का। जीएमआर एयरपोर्ट्स, डिक्सन इस दौर का नया हाई, अदानी पोर्ट्स इस दौर के नया हाई, आईजीएल और अंबुजा सीमेंट्स, इनफैक्ट अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। डिक्सन एक काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था इसका आज। शॉर्ट कवरिंग टाटा पावर, इंडिया सीमेंट्स में, इंडिया सीमेंट्स से पिछले 2 सेशन में काफी शॉर्ट राइड हुए थे। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में एग्जैक्टली पुल बैक था 20 एक्सपोनेंशियल से। एस्ट्रल में अच्छा पुल बैक था। बीएचएल 101 की ट्रैजेक्टरी को फिर रिगेन किया इसने। एस्ट्रल भी करीब 3% ऊपर, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थी। बाकी शॉर्ट बिल्डअप रिलायंस था पोस्ट इवेंट। पीवीआर में एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद लास्ट वीक की आज थोड़ा सा शॉर्टिंग थी और एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हायर लेवल से शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग, हिंदुस्तान कॉपर इसने अपने 20 एक्सपोनेंशियल को ब्रीच किया आज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी थोड़ा सा पेन था आज, लॉन्ग अनवाइंडिंग। एमएनएम में पोस्ट न्यूज़ फ्लो आई थिंक एक्चुअली 700 के को रिकॉल करने, मतलब जांच के लिए अगर आप देखिए उनकी जो खबर आई थी उसका इम्पैक्ट पड़ा लगभग 0.5% नीचे। एक्साइड भी बैकफुट पे और इंडियन होटल्स भी करीब करीब 0.5% नीचे। इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही। और जहां तक निफ्टी आईटी रहा आज का सबसे स्टेबल इंडेक्स, आज का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। शुक्रवार को एक सीवियर प्राइस डैमेज के बाद लो था 20 डे में, लेकिन आज एक बार फिर से उसको इसने होल्ड किया, वहीं से जर्नी स्टार्ट करी
और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। एक बार एक दो स्टॉक्स और छेड़ लेते हैं यहाँ पर जिनका मूव आखिरी तक आते आते ठीक लग रहा है। एक बार आप ल्यूपिन लेके आइएगा। ल्यूपिन अपने जो अप ट्रेंड को तो हल्का सा इसने पॉज किया था। राजेश सतपुते जी, हल्का सा पॉज था शुक्रवार को, गुरुवार को, लेकिन आज एक बार फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी को रिगेन कर लिया, टेंडेमा के ऊपर आके 1090 पे ट्रेड करता हुआ। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसके बिहेवियर को? तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन एक रैली अच्छी हो चुकी है, तो प्रोबेबली ये हो गया कि यहाँ पे आज का दिन एक रिलीफ रैली मिली। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है डेली चार्ट पे, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 1100 1120 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। तो थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ, प्रोबेबली एक छोटा डिप मिलेगा करीबन 1040 1050 तक, जो इसका 20 DMA का जोन है। मुझे लगता है वो लेवल अच्छा होगा अगर कुछ लॉन्ग करना है तो इन लुपिन। ओके, तो लुपिन में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट लुपिन आपने मेंशन किया, एक बार मेट्रोपोलिस पर भी नजर डाल लीजिएगा। मेट्रोपोलिस में आपको याद होगा सुबह में खुलने के साथ ही थोड़ी सी एक्शन बना था, फिर ठंडा था स्टॉक, जाते जाते यहाँ पे नियरली 1% के गेन्स जाते दिखाई दे रहे हैं। 1353 के आसपास का क्लोज। शिल्पा, क्या ये ट्रेड कल भी काम कर पाएगा या कल कुछ और मोमेंटम पिक कर सकता है? हर्षदा जी, यहाँ पे 1320 पे तो इसका अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जैसे ये 1380 या 1400 जोन्स तक जाता है तो फिजल आउट हो जाता है। तो आपको अगर इसको BTST के हिसाब से लेना है तो आप 1320 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं 1400 के टारगेट्स के लिए। 1400 के ऊपर सस्टेन करेगा देन ओनली एक मेजर अपसाइड अप खुलेगा, नहीं तो इट इज ऑलवेज फिजलिंग आउट ड्यूरिंग दोज जोन्स। ओके, देखिए क्लोज में थोड़ी सी गड़बड़ हुई वापस, और इवन निफ्टी भी 19400 के ऊपर बंद नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है। अदरवाइज मार्केट ठीक ठाक था। सीमेंट में अच्छी तेजी हुई, रामको सीमेंट बाय द एंड काफ़ी अच्छा मूव दिखाकर बंद हुआ। इन्फोसिस में अच्छी तेजी हुई, ITC में अच्छी तेजी हुई। ये स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे मूव्स थे, लेकिन वॉल पर चलते हैं और इस क्लोजिंग को समझ लेते हैं। आज तक जी हाँ अनुज, शाई ऑफ 19400 इंडेक्स जाकर टिक रहा है। हालांकि आज हमने देखा था 19400 के ऊपर थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखा था, आखिरी आधे घंटे में हल्की सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन 75 पॉइंट के गेंस पर ये इंडेक्स जाकर टिकने में कामयाब है। निफ्टी बैंक 44,100 तक का हाई और उसके बियॉन्ड के जो लेवल्स देखे गए थे वहां होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन आइदर वे 100 पॉइंट के गेंस पर ये जाकर टिक रहा है। आज तेजी का जो मूड बना है उसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों का एक अच्छा खासा हाथ रहा है। निफ्टी IT गौर करिएगा, फ्राइडे थोड़ा सा पुल बैक दिखाने के बाद आज अच्छी तेजी में करीब 334 अंकों का इजाफा दरअसल निफ्टी IT ने अपने नाम किया। इनफैक्ट आज पावर इंडेक्स में भी हमने देखा है खरीदारी बनती दिखाई दी थी, तो ये एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है जहां पर टाटा पावर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, NTPC जैसे काउंटर्स में कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। मेटल एक पॉकेट था जहां पर हम सुबह भी मेंशन कर रहे थे कि खरीदारी आ सकती है। जिस तरह से चाइना अपने लोन प्राइम रेट में करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती लेकर आया, इंडेक्स यहाँ पर करीब 1% भागा है। हिंडाल्को, NMDC जैसे ट्रेड्स, टाटा स्टील, JSPL जैसे ट्रेड्स में हमने देखा थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया। लेकिन आज टाइटन आपके लिए रेडार पर लेकर आएंगे। टाइटन एक स्टॉक था जहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट उभर कर आई। कंपनी ने ऑफ कोर्स जो रेसिडुअल स्टेक था कैरेट लेन में 27% का वो खरीदा है। 4200 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक फाइनल क्लोज करीब 1% पॉजिटिव दिखा रहा है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज जिसने अपना डेब्यू किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। RIL थोड़े से बैकफुट पर करीब 1.5% की गिरावट पर जाकर टिक रहा है। जियो फाइनेंशियल प्राइस डिस्कवरी के जो लेवल था 262, उसी के आसपास लिस्टिंग हुई, लेकिन यहाँ पर करीब हमने देखा है 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। कुछ और स्टॉक्स आपके लिए रेडार पर लेकर आते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए, जियो फाइनेंशियल्स के साथ जोड़कर ही इस ट्रेड को भी देखा जा रहा था और उस स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया और अदानी ग्रुप के शेयर थे जो आज फिर फोरफ्रंट पर रहे। चाहे वो पावर हो, पोर्ट हो, एंटरप्राइजेस हो, इन सब में तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। चलिए आपके लेकर आते हैं हीट मैप जो आपको एक साफ तस्वीर दिखाएगा कि किन दिग्गजों में तेजी बनी और किसने दरअसल मार्केट को नीचे खींचा। तो तेजी की तरफ जैसे मैं मेंशन कर रही थी, अदानी ग्रुप कंपनियां, पोर्ट और एंटरप्राइजेस में तेजी रही है। बजाज फाइनेंस टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल। बैंकों में अगर आप गौर करें तो इंडसइंड बैंक 2% के गेंस पर जाकर टिका है। ITC का हाथ आज भारती में तेजी बनी, 871 के लेवल्स पर ये जाकर टिका है। और IT काउंटर्स में आप ध्यान दीजिएगा, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स
TCS जैसे ट्रेड्स थे, HCL टेक जैसे ट्रेड्स थे जहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। रिलायंस एक बैकफुट पर, M&M ने यहां पर 2 व्हीकल्स में जो रिकॉल किया है उसके बाद हमने देखा 1% का ड्रैग बनता दिखाई दिया। HDFC बैंक, SBI का भी ज्यादा साथ आज मार्केट को मिला नहीं है तेजी की तरफ। कुल मिलाकर एक ठीक सत्र आप कह सकते हैं इंडेक्स के लिए। सोमवार का दिन और 19,379 के आसपास ये क्लोज दरअसल आ रहा है। 70 अंकों की बढ़त पर हम जाकर टिक रहे हैं। चलिए फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट। जो आज नीरज और सुमित के बीच का मुकाबला था, टॉप परफॉर्मर्स कौन से थे? तो पेटीएम में बिकवाली रहेगी जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के बाद, ये अंदाजा सुमित ने लगाया। वो स्टॉक 3% नीचे। अपार इंडस्ट्रीज, AB फैशन, दीप इंडस्ट्रीज ये दूसरे काउंटर्स थे जो तेजी की तरफ बनते दिखाई दिए हैं। नीरज ने जो स्टॉक्स चुने हैं उसमें KEC इंटरनेशनल, GMR एयरपोर्ट, PNB हाउसिंग और IGL जैसे स्टॉक शामिल थे जहां पर एक मोमेंटम बढ़त की तरफ रहा। बिल्कुल, लेकिन क्लोज मैं कहूँगा थोड़ी सी खराब रही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लोज थोड़ी सी खराब रही। कल रिविजिट करेंगे इसको, खासतौर से बैंक निफ्टी 43,961 पर, तो फिर से रेजिस्टेंस पर जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। आज एक चीज़ जो क्लियर हुई, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 दोनों ने काम किया। तो सपोर्ट 1 से शायद लॉन्ग और रेजिस्टेंस 1 से शायद शॉर्ट, दोनों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई। कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूड बनाएगा, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। वीरू जी हाँ, बिल्कुल। आज दायरे में अब मंगलवार से क्या है उम्मीद, सारा कयास सुबह सुबह लगाएंगे 6:57 पर पहले मॉर्निंग कॉल में। मैं, हर्षदा, आशीष, नीरज जी और अनुज, और उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।